हे फोक्स, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। आज के इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं CSR, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में। बट नॉट जस्ट द बेयर एक्ट, नॉट जस्ट द रूल्स, बट एनेक्शर्स और जो भी होगा इसका शेड्यूल वगैरह पूरा एक डिटेल में देखने वाले हैं। ये लेक्चर में पूरा CSR कवर होगा, तो पूरा लेक्चर ध्यान से देखना। इसके एकदम प्यारे नोट्स जो आपको फुल ऑन क्लैरिटी देंगे वो भी होंगे। तो सबसे पहली बात देखो, एक छोटा सा कंसेप्ट है CSR का। वो क्या होता है, मैं कुछ चंद शब्दों में समझाने की कोशिश करता हूँ, ध्यान देना। एक कंपनी सोसाइटी से बहुत सारी चीजें लेती है, एनवायरमेंट से बहुत सारी चीजें लेती है, ताकि वो अपना बिजनेस रन कर पाए। यानी कि नेचर से नेचुरल रिसोर्सेस लेंगे, सोसाइटी से क्या भाई, सब सोसाइटी से उनका पैसा आता है, उनका कंट्रीब्यूशन आता है। तो इतनी सारी चीजें जो सोसाइटी की तरफ से हमें मिल रही है, नेचर की तरफ से मिल रही है, यानी एनवायरमेंट, उनकी तरफ भी हमारी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम उनको कुछ लौटा दे। तो दैट इज कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो सिंपल भाषा में ये एक मैंडेटरी सम है, एक परसेंटेज है आपके नेट प्रॉफिट का, जो आपको कुछ भी करके लगाना है। कम से कम उतना, उससे ज्यादा करो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो एक्ट में है वो है एक मैंडेटरी सम, एक परसेंटेज ऑफ नेट प्रॉफिट, उतना आपको CSR में लगाना है। यानी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपकी कॉर्पोरेट की जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसके लिए लगाना है। ओके, अब आई थिंक आपको बेसिक्स आइडिया आ चुका होगा। अब समझने जाते हैं इसको वन बाय वन करके। चलो, सबसे पहला सबसेक्शन 1, ध्यान देना। एवरी कंपनी जिसका नेटवर्थ, अभी ध्यान देना, हर कंपनी जिसका नेटवर्थ है 500 करोड़ और मोर, टर्नओवर है 1000 करोड़ और मोर, नेट प्रॉफिट ऑफ रुपीज 5 CR और मोर, तीन चीजें और में आती है। ड्यूरिंग इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, अगर आप तीन क्राइटेरिया में से किसी भी क्राइटेरिया में फॉल करते हो, जो आपके पिछले फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से आएगा, आपने शैल कॉन्स्टिट्यूट अ कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कमिटी ऑफ बोर्ड consisting of 3 or more directors, out of which at least one director shall be an independent director. ओके ओके ओके, अभी समझे सर। मतलब अगर हम ये तीन क्राइटेरिया में, नेटवर्थ, टर्नओवर और नेट प्रॉफिट, नेटवर्थ कितना सर 500 करोड़, टर्नओवर कितना सर 1000 करोड़ से ज्यादा, और नेटवर्थ 5 करोड़ से ज्यादा, ये अगर पिछले फाइनेंशियल ईयर में इससे एक भी हमारी चीज मैच हो रही है, तो हमको एक CSR कमेटी बनानी है। उसमें कम से कम 3 डायरेक्टर्स होने चाहिए, और उन 3 में से एक बंदा इंडिपेंडेंट होना चाहिए। ओके, गॉट इट सर। आगे बोलो। प्रोवाइडेड दैट where a company is not required to appoint an independent director under subsection 4 of section 149, it shall have in its CSR committee 2 or more director. सर, हमने सेक्शन 149 के सब सेक्शन 4 में पढ़ा था कि हर कंपनी को इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं करना पड़ता। 10, 50, 100 और लिस्टेड वो वाले ही था, है कि नहीं? उन्हीं को अगर करना है, तो जिनको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं उनका क्या? तो ये बोल रहे हैं कि उन्होंने सिर्फ 2 मेंबर भी रखे तो चलता है। कमेटी कंपोजिशन में कितने होंगे? 2 लोग, और इंडिपेंडेंट तो होता ही नहीं है उनके पास, तो रखने की भी जरूरत नहीं। ओके, अगला सेकेंड वाला बाद में देखते हैं। एक मेरे सीक्वेंस से चलते लेक्चर को अच्छे से समझने के लिए, ताकि एक हमें चार्ट फॉर्म में भी उसको सही से करते हैं। ओके, CSR कमिटी जो है उसके फंक्शंस है, ये देखो फंक्शंस, FN मतलब फंक्शन समझ लेना। ओके, फंक्शंस है इन्होंने यहाँ पे दिए हुए कि CSR कमिटी है, शैल वो क्या करेगी, फंक्शंस क्या है, तो ध्यान देना। फॉर्मुलेट एंड रेकमेंड टू बोर्ड अ CSR पॉलिसी which shall indicate activities to be undertaken by company in areas or subject specified in schedule 7. तो देखो, एक कमिटी का काम क्या था इन दी एंड? CSR कमिटी क्या है? कमिटी है। कमिटी डिसीजंस नहीं ले सकती। कमिटी का काम है रिकमेंडेशंस देना और एक ग्राउंड वर्क तैयार करके देना। तो एक CSR पॉलिसी जो है CSR कमिटी बनाएगी, फॉर्मुलेट करेगी, बट वो एक्चुअल में उसको फिक्स कौन करेगा? बोर्ड। तो उनको रिकमेंड किया जाएगा। सिंपल, फॉर्मुलेट एंड रिकमेंड CSR पॉलिसी। अब CSR पॉलिसी में क्या होगा कि हम CSR एक्टिविटीज कौन सी अंडरटेक करने वाले हैं, मतलब कंपनी की CSR एक्टिविटी कौन सी होने वाली है, वो डिपेंड करता है कि वो शेड्यूल 7 में आनी चाहिए। शेड्यूल 7 क्या है सर? शेड्यूल 7 में बस कुछ एक्टिविटीज दी गई है कि उन्हीं को हम काउंट करेंगे एज अ CSR एक्टिविटी, उनके बाहर अगर कोई स्कोप में आ रहा है तो उनको नहीं काउंट करेंगे। सिंपल। ओके, देखेंगे शेड्यूल 7 भी बाद में। ओके, अगला, recommend the amount of expenditure to be incurred on activities referred to in clause A.
देखो CSR का मैंने बताया था कि एक सर्टेन अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर स्पेंड करना पड़ता है, तो कितना CSR का अमाउंट स्पेंड करना है वो भी रिकमेंड करेगी ये कमिटी। किसको करेगी रिकमेंड? बोर्ड को, ऑफ कोर्स। एंड फाइनली मॉनिटर द CSR पॉलिसी ऑफ कंपनी फ्रॉम टाइम टू टाइम। भाई साहब हमने तो बोल दिया है कि ये पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करना है, वो बोर्ड करेगा, लेकिन एक्चुअल में इम्प्लीमेंटेशन कितना हुआ है ये कौन डिसाइड करेगा भाई साहब? कैसे पता चलेगा? अगर हम नजर रखेंगे तो मॉनिटर करना है। चलो तीन चीजें, फॉर्मुलेट करना है और रिकमेंड करना है CSR पॉलिसी को। अब CSR पॉलिसी से रिलेटेड जो हमारा एक्सपेंडिचर है वो देखना है कितना होगा, रिकमेंड करना है, और फाइनली मॉनिटर करना है हमारी जो पॉलिसी। बस सिंपल सी बात है। चलो अगला, अब अच्छे से ध्यान देना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा। Board of every company referred to in subsection 1 shall ensure company spends in every financial year at least 2% of average net profit। ध्यान देना कि जो भी कंपनी हमने सबसेक्शन 1 में रेफर की थी, मतलब जिस भी कंपनी का लिमिट में आ रही है 5, 500, 1000, 5 क्या नेट प्रॉफिट, 500 क्या नेटवर्थ, और 1000 क्या है टर्नओवर, कितने में, करोड़ करोड़ में, उसमें अगर फॉल करते हो तो कंपनी ने कितना CSR स्पेंड करना है, CSR एक्सपेंडिचर 2% of average net profits of company made during immediately preceding financial years। पिछले 3 साल का एवरेज नेट प्रॉफिट। ओके सर समझे, लेकिन चलो सर, लेकिन हमारी जो कंपनी है सर, हमारी जो कंपनी है उसके 3 साल इनकॉर्पोरेशन के हुए ही नहीं, लेकिन हमारा टर्नओवर सब कुछ इतना हो चुका है, क्या करे? तो देखो इन्होंने बोला है where the company has not completed period of 3 years since its incorporation during such immediately preceding financial years in pursuance of CSR policy। ओके तो ये क्या बोल रहे हैं, सुनो, ये बहुत सिंपल सी बात कह रहे हैं। अगर 3 साल नहीं हुए तो ड्यूरिंग सच इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर्स, जितने भी साल हुए हैं उतने का आपको 2% ऑफ एवरेज नेट प्रॉफिट निकालना है। समझे क्या? क्या नहीं, कैसे? ओके समझ रहा, ओके ओके ओके, जस्ट अ सेकंड, आई विल एक्सप्लेन। अब ध्यान देना, दो केसेस, CSR एक्सपेंडिचर कितना होना चाहिए, ये चार्ट नहीं है, चार्ट और बनेंगे बाद में, अब सिर्फ ये एक्सप्लेनेशन। 2% ऑफ एवरेज नेट प्रॉफिट, दो केसेस हैं, डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन से 3 इयर्स हो चुके, 3 इयर्स इलैप्स्ड, मतलब 3 साल कम से कम इनकॉर्पोरेट हो चुके, इनकॉर्पोरेशन होके हो चुके कंपनी, और डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन से 3 इयर्स नॉट इलैप्स्ड। समझे? तो इसमें क्या बोल रहा है, पिछले 3 साल का जो प्रॉफिट है, चलो मान लेते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं अपन, 1920, 2021, 21-22, ये 3 साल हुए, 3 साल से ज्यादा, और सुनो 22-23, ये चार, मतलब बहुत साल हो चुके इनकॉर्पोरेट हो चुके, लेकिन मान लो 4 साल हुए। ओके, इस साल में इसका नेट प्रॉफिट था, नेट प्रॉफिट निकालना है, चलो हमको बोलते हैं यहाँ पे इसका 3 करोड़ था, इसका मान लो 2 करोड़ था, इसका 4 करोड़ था, और यहाँ पे 5 करोड़ पिछले 3 साल में, और पिछले साल में क्या हुआ, नेट प्रॉफिट वाली लिमिट ट्रिगर हो गई। तो अब देखो हमें पिछले इमीडिएटली, ये अभी हमको CSR ऑब्लिगेशन निकालना है 23-24 का, CSR एक्सपेंडिचर कितना होगा बताओ। तो आपने क्या करना है, ये देखो ये 3 जो दिख रहे हैं नंबर्स, 3 जो दिख रहे हैं, चलो इसको एक काम करते हैं, तो सिंपल करवाते हैं, मैं तो जाने दो, इसको 3 कर देते ताकि इजी कैलकुलेशन हो जाए। ओके, अब ये जो आपको दिख रहा है इन 3 का निकालना, इमीडिएटली प्रीसीडिंग क्या हुआ 23-24 का, ये पिछले 3, तो अब क्या करना है, 3 + 4 + 5 कितने हुए सर, 1 2 12 हुआ भाई साहब, 12 CR डिवाइडेड बाय 3, पिछले 3 साल का एवरेज कितना आ रहा है, 3 4 12, तो 4 CR, ये क्या हुआ, ये है 2% ऑफ एवरेज नेट प्रॉफिट ऑफ पिछले 3 साल। ओके 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 समझे। अब इसका कितना आया है, 4 करोड़, समझे? आप समझ रहे हो? अब यहाँ पे बोल रहे 3 साल तो इलैप्स नहीं हुए,
1920, 2021, इतना हुआ है, 2 ही साल हुए हैं इसको, और हमको 21-22 का निकालना है। 21-22 का कितना है, और इसकी ना ऑब्लिगेशन सही आ चुकी थी भाई साहब, इसके 2 करोड़, इसके 2 करोड़, 2 को नहीं, इसको 4 करोड़ कर देते, और इसका मान लो नेटवर्थ क्रॉस हो चुका था या फिर टर्नओवर क्रॉस हो चुका था। तो क्या करना है, कैसे निकालेंगे, तो इन दोनों का टोटल 6 डिवाइड बाय 2, 2 क्यों किया सर आपने, 2 ही साल तो है ना वैसे, एवरेज निकालना है, तो कितना होगा, कितना हुआ, समझे, सिंपल। आई होप यू गॉट माई पॉइंट। इसको रहने देता हूँ मैं, एग्जाम्पल आपको लिख लेना है तो लिख लो जहाँ पे, ये सिर्फ एक कुछ एग्जाम्पल्स देने की जरूरत है, कुछ नहीं, क्योंकि ऊपर वाला कंपोजिशन वाला तो ईजी था। Provided that company shall give preference to local areas and areas around it where it operates for spending the amount earmarked for CSR activities। ओह बहुत ही प्यारा सा, बहुत ज्यादा ही प्यारी बात कर दी इन्होंने। ये कहना चाहते कि जो कंपनी है, ये जो 2% का अमाउंट है, 2% एवरेज नेट प्रॉफिट का जो स्पेंड करने वाली है, आपको करना तो करो, लेकिन हम बोल रहे हैं शैल, ये आपको ऑप्शन नहीं, हम बोल रहे करना ही पड़ेगा, आपको प्रेफरेंस देना है, आपको जो पैसा खर्च करना है वो आप जहाँ पे काम करते हो उस लोकल एरिया में स्पेंड करना है, या फिर आपकी कंपनी जिस जिस एरिया में ब्रांचेस हो सकती है जहाँ पे ऑपरेट कर रही है वहां पे ऐसे एरियाज को पहले प्रेफरेंस दो, उनको देने के बाद 2% से ज्यादा का जो भी अमाउंट है आप दूसरी जगह दे दो, चलता है, लेकिन 2%। सर इसका क्या मतलब है, अगर मेरी कंपनी किसी एबीसी नगर में रहती है और बहुत ही गरीब इलाका है, लेकिन कंपनी वहाँ पे कंपनी मस्त चल रही है, तो आपको उसी एरिया का देना है। ये प्रोविजन यहाँ पे क्यों है, इसका पर्पज समझो ऐसा है कि अगर कोई कंपनी गांव में है, मतलब उसका जो भी मैन्युफैक्चर, उसका रजिस्टर्ड ऑफिसर मान लो गांव में, गांव जैसे इलाके में है, एग्जैक्टली नॉट गांव में बट गांव जैसे इलाके में, उस एरिया का डेवलपमेंट नहीं है, बट कंपनी को आ चुकी है सीएसआर ऑब्लिगेशन। कंपनी क्या करेगी, अरे चलो ऐसे एरियाज में स्पेंड कर देते, बड़े बड़े अपना नाम बड़ा कर, ये बोल रहे हैं कि आप उस एरिया का डेवलपमेंट करो ना जहाँ पे आप हो पहले, तो प्रेफरेंस ऐसे एरियाज को दो जहाँ पे आप ऑपरेट करते हो, या फिर जहाँ पे आपका लोकल एरिया है, मतलब जहाँ पे काम करे। ईयर मार्क का क्या मतलब होता है, जो आपने उतना अमाउंट निकाल के रखा है, ईयर मार्क का मतलब जो 2% हमारा 4 करोड़ और ये अभी इतना जो आया था 4 करोड़ 2 करोड़, तो वो अमाउंट है ईयर मार्क, निकाल के रखा था ऐसे, ओके। अब ध्यान देना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा। प्रोवाइडेड फर्दर दैट इफ कंपनी फेल्स टू स्पेंड सच अमाउंट, बोर्ड शैल इन इट्स रिपोर्ट मेड अंडर दिस सेक्शन 134 की जो रिपोर्ट, बोर्ड रिपोर्ट बनती है भाई साहब 134 में, तो उसमें उन्होंने स्पेसिफाई करने रीजंस फॉर नॉट स्पेंडिंग द अमाउंट। ओके, अगर बोर्ड फेल कर जाता है टू स्पेंड सच अमाउंट, मतलब सर जो हमने बोला कि 2% निकालना है हमने, 4 करोड़ आया था, 4 करोड़ नहीं हम 3 ही करोड़ स्पेंड किए, तो अरे यार तो प्रॉब्लम है, तो पहली बात आपने क्या करना है, बोर्ड रिपोर्ट में बताना है कि अरे यार वी फेल टू स्पेंड द अमाउंट, एंड दूसरी चीज बतानी क्यों फेल कर गए, अरे यार कुछ प्रॉब्लम्स हो गई थी कंपनी में, इंटरनल प्रॉब्लम्स हो गए होते और नहीं कर पाए, ओके ठीक है, रीजन स्पेसिफाई करो। एंड दूसरी चीज, unless the unspent amount relates to any ongoing project referred to in subsection 6, transfers such unspent amount to funds specified in schedule 7 within a period of 6 months from the expiry of financial year। ये क्या कहना चाहता है, अगर प्रोजेक्ट अमाउंट जो है अनस्पेंट अमाउंट है आपका, वो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट से रिलेट करता है तो सब सेक्शन 6 में जाके देखो, लेकिन अगर ऑनगोइंग प्रोजेक्ट से रिलेट नहीं करता है तो भाई साहब एक काम करना, क्या काम करना, आप इधर आओ, क्या आपका साल खत्म हुआ ना, उसके 6 महीने के अंदर आप शेड्यूल 7 के किसी फंड में दाओ, शेड्यूल 7 के जो फंड्स दिए शेड्यूल 7 में है उसमें से किसी फंड में आप वो पैसा डाल दो, 4 करोड़ करने थे 3 करोड़ किए, 1 करोड़ उस फंड में डाल दो 6 महीने के अंदर, ओके। अब चलो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट क्या होता है वो देखते हैं। ऑनगोइंग प्रोजेक्ट देखो डेफिनेशन सर ये कहाँ पे दी है, सीएसआर पॉलिसी के रूल्स जो है उनमें, रूल 2 में पूरी डेफिनेशन सर। तो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट क्या है,
multi-layer project undertaken by a company in fulfillment of CSR obligation having timelines not exceeding 3 years excluding financial year in which it was commenced and shall include such project that was initially not approved as a multi-layer project but whose duration has been extended beyond 1 year by board based on reasonable justification. मतलब भाई साहब समझो मल्टी ईयर प्रोजेक्ट, मैंने गलती से मल्टी लेयर बोल दिया होगा मुंह से, समझो। अब ये जो इसकी कॉम्प्लिकेशंस है ना वो सब छोड़ दो, बस इतना समझो एकदम शॉर्ट में, एक ऐसा प्रोजेक्ट जो एक साल में कंप्लीट नहीं हो सकता, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट, हम सीएसआर में एक बहुत बड़ा कुछ करने वाले लोगों के लिए, और उसमें हमको बहुत खर्चा भी करना पड़ सकता है, बट हम करने वाले, तो ऐसा प्रोजेक्ट है भाई साहब, इतना बड़ा, टाटास करते रहते, तो एक साल में खत्म नहीं होगा, मतलब चलता रहे, अगले साल भी होगा, उसके अगले साल भी होगा, ऐसा, बट 3 साल से ज्यादा का नहीं। मतलब यहाँ पे इन्होंने ऑनगोइंग प्रोजेक्ट को लिमिट किया, अरे हम 7 साल तक वो प्रोजेक्ट करेंगे, नहीं भाई 3 साल मैक्सिमम, 3 साल तक का प्रोजेक्ट। 3 साल कब से काउंट होंगे? चलो हमने इस फाइनेंशियल ईयर 1 2 3, फाइनेंशियल ईयर 1, फाइनेंशियल ईयर 2, फाइनेंशियल ईयर 3, हमने इस साल में डिसाइड किया कि हम वो प्रोजेक्ट करने वाले, तो उसके अगले टाइम से हम यहाँ से काउंट करेंगे 3 साल, तो ऐसे समझे? ऑनगोइंग प्रोजेक्ट साल दर साल चलते रहेगा लेकिन 3 साल से ज्यादा, सिंपल। तो अनलेस वो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट में नहीं है, मतलब आपका एक ही साल का प्रोजेक्ट था और ज्यादा ही मस्ती में चढ़ गए थे आप, तो फिर प्रॉब्लम है कि नहीं। अगला बहुत ही, मतलब इसको हम वैसे तो रूल्स में पढ़ेंगे, ये वाला जो पार्ट है ना इसको रूल्स में पढ़ते हैं। ये क्या कहना चाहता है, मान लो 2% ही करना था स्पेंड, लेकिन हमने 5% कर दिया, भाई साहब 3% ज्यादा, मतलब मान लो हमारी जो कैलकुलेशन सब कुछ करके आ रहा था 2 करोड़, हमने 6 करोड़ स्पेंड करने का डिसाइड किया और 6 करोड़ स्पेंड कर दिया, तो फिर जो 4 करोड़ है, मतलब अगले साल हमको कुछ प्रॉब्लम आया तो 4 करोड़ का हमको कुछ सेटअप मिलेगा क्या? तो जरूर मिलेगा मेरे दोस्त, जरूर मिलेगा। आपने अपने दिल से इतना बड़ा दान, मतलब 2 करोड़ ही करना था, आपने 4 करोड़ एक्स्ट्रा कर दिया, तो अगर जरूरत पड़ी तो आप कर लिए सेट ऑफ। इसके जो है प्रिस्क्राइब बोल के इन्होंने रूल्स में दिया है, रूल्स में बाद में देख लेंगे। एक्सप्लेनेशन क्या बोलता है, फॉर द पर्पज ऑफ दिस सेक्शन नेट प्रॉफिट शैल नॉट इंक्लूड सच सम्स एज मे बी प्रिस्क्राइब एंड शैल बी कैलकुलेट एज पर 138। ये प्रिस्क्राइब्ड कहाँ पे? डेफिनेशन में। देखते हैं बाद में, एक बार हम सबसेक्शन 6 देखेंगे, कुछ और चीजें देखेंगे, बाद में हम देखेंगे कि नेट प्रॉफिट क्या है। ओके, तो नेट प्रॉफिट, ये जो एक्सप्लेनेशन कहना चाहता है, ये क्या कहना चाहता है कि नेट प्रॉफिट में नॉर्मल चीजें जो होता है वो है, उसके अलावा कुछ चीजें जो है हम नेट प्रॉफिट में कैलकुलेट नहीं करेंगे। और नेट प्रॉफिट कहाँ से कैलकुलेट करते हैं, देखो ध्यान दो, कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट कैसा होगा, एज पर सेक्शन 198 ऑफ कंपनीज एक्ट, और वो कैलकुलेट ऐसा होगा, और बाद में अगर उसमें कुछ चीजें हैं जो नहीं होनी चाहिए तो उनको क्या कर देंगे, हम माइनस कर देंगे, माइनस प्रिस्क्राइब्ड सम्स। ओके, सिंपल। अगर ऑलरेडी नहीं है तो माइनस नहीं करेंगे, लेकिन है तो माइनस करेंगे, सिंपल, समझे? ये एक्सप्लेनेशन कहना चाहता है। अगला बहुत ही प्यारा, एकदम देखो, अमाउंट रिमेनिंग अनस्पेंट है परसुएंट टू ऑनगोइंग प्रोजेक्ट। अगर ऑनगोइंग प्रोजेक्ट का कुछ है वो अनस्पेंट है तो ध्यान देना, फुलफिलिंग सच कंडीशन एज में भी प्रिस्क्राइब, मतलब जो हमने भी रूल में पढ़ा ना, मैंने क्यों रूल में जाके पढ़ा है, क्योंकि ये जो लाइन है ना, फुलफिलिंग सच कंडीशंस एज में भी प्रिस्क्राइब, मतलब 3 साल से ज्यादा का नहीं होना चाहिए और नीचे कुछ एक्स्ट्रा की कंडीशन थी। अगर वो 3 साल के अंदर वाला प्रोजेक्ट है, ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है, उस लिमिट में आता है तो उसको हम ऑनगोइंग बोलेंगे। अगर ऐसा है, इन परसुएंस ऑफ इट्स CSR पॉलिसी, अमाउंट अनस्पेंट रह गया, ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है लेकिन उसमें है, तो बोले आपने क्या करना है, ट्रांसफर करना है वो अमाउंट बाय द कंपनी within a period of 30 days from the end of financial year to a special account to be opened by company। मतलब आपने साल खत्म होने के 30 दिन के अंदर एक स्पेशल अकाउंट में पैसा डाल देना है। आप बोल रहे हो ना ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है, आप वो अमाउंट CSR के लिए करने वाले हो ना, ठीक है, स्पेशल अकाउंट में डाल दो, हमको आप पे भरोसा है लेकिन थोड़ा भरोसा बढ़ा के दो। इन दैट बिहाफ फॉर दैट फाइनेंशियल ईयर इन एनी शेड्यूल्ड बैंक कॉल्ड, किसी भी शेड्यूल बैंक में बनाओ, अकाउंट का नाम क्या होगा, अनस्पेंट
कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंट। क्या बोला इसने? अनस्पेंड कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंट, मतलब अनस्पेंड सीएसआर अकाउंट। बस ये बनाना है, उसमें 30 दिन के अंदर साल खत्म होने तक पैसा डालना है। कब? ऑनगोइंग प्रोजेक्ट होना चाहिए। एंड सच अमाउंट शैल बी स्पेंट बाय कंपनी इन पर्सन्स ऑफ ऑब्लिगेशन टूवर्ड्स सीएसआर पॉलिसी। भाई साहब अपने अकाउंट में पैसा डाल दिया है, अकाउंट में पैसा डाल दिया है, बट कुछ तो लिमिट होनी चाहिए वो पैसा खर्च करने की। तो ये क्या बोल रहे हैं? विद इन अ पीरियड ऑफ 3 फाइनेंशियल ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ सच ट्रांसफर, आपने वो पैसा सीएसआर ऑब्लिगेशन में खर्च करना है। सर 3 साल के क्यों? अरे अब भी तो पढ़ा ना, ऑनगोइंग प्रोजेक्ट आपका 3 साल से ज्यादा का हो ही नहीं सकता। अब भी तो पढ़ा हमने ऑनगोइंग प्रोजेक्ट की डेफिनेशन, 3 साल से ज्यादा हो ही नहीं सकता। तो ये 3 साल से ज्यादा आप वो अकाउंट में पैसा रख के भी क्या करने वाले हो, है कि नहीं? देखो ये साल खत्म हुआ, FY एंड, इसके 30 डेज के अंदर अंदर आपने क्या करना है? अनस्पेंट जो सीएसआर अकाउंट है, अनस्पेंट सीएसआर अकाउंट है, उसमें पैसा ट्रांसफर कर देना है। अब इसके 3 साल के अंदर अंदर आपको स्पेंड करना है कि नहीं? तो जो क्यों करना है, ट्रांसफर कब करना है? जब वो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है, और ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है तो भाई साहब ये देखो FY1, FY2, FY3 साल खत्म हो गया, उसके बाद 3 ही साल तक आपको टाइम है, आपका ऑनगोइंग प्रोजेक्ट चल सकता है। अरे वो 3 साल में ही तो आपको पैसा खर्च करना है। देखा लॉजिक बन रहा है, दोनों तरफ मैच कर दिया, सिंपल सी बात है। फेलिंग विच द कंपनी शैल ट्रांसफर द सेम टू फंड स्पेसिफाइड। अरे यार शेड्यूल 7 के फंड में पैसा भेज दो, शेड्यूल 7 में क्या कर देना है, आपने पैसा डाल देना है। क्यों भाई साहब क्यों? अरे भाई साहब 3 साल के साथ करना था, आपका प्रोजेक्ट ऑनगोइंग प्रोजेक्ट की डेफिनेशन में ही नहीं आता है, तो आपने क्या करना है? फेल हो गए तो क्या करना है? शेड्यूल 7 के फंड में डालना है। कब? विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ 3rd फाइनेंशियल ईयर। मतलब ये 3rd फाइनेंशियल ईयर दिख रहा है आपको, इसके कंप्लीशन के 30 डेज के अंदर अंदर आपने, अगर वो फेल हुआ है तो 30 डेज के अंदर अंदर क्या करना है? शेड्यूल 7 के किसी फंड में उस पैसे को ट्रांसफर करना है। सिंपल, बहुत सिंपल सर। ओके समझे सर। अगला, अब ध्यान देना इस वाले पे, बाकी चीजें आराम से करेंगे, सब कुछ करेंगे, आप चिंता ना करिए। वेयर द अमाउंट टू बी स्पेंड बाय कंपनी अंडर सबसेक्शन 5। सर सबसेक्शन 5 क्या है? अरे वो 2% ऑफ नेट प्रॉफिट वगैरह डज नॉट एक्सीड 50 लाख रुपीज। ओए 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 सर क्या कहना चाहते हो आप? ये ना कहना चाहते हैं मेरे दोस्त, अगर जो हमने 2% ऑफ एवरेज नेट प्रॉफिट पिछले 3 साल का वो कैलकुलेट किया, वो 50 लाख से ज्यादा आ ही नहीं रहा हमारा। सर ऐसे कैसे हो सकता है? अभी तो करोड़ों में आया। अरे भाई साहब हमने करोड़ों में नेट प्रॉफिट लिया, इसीलिए वो करोड़ों में आंसर आया। सर मतलब क्या कहना चाहते हैं? अरे करोड़ों में लिया तो करोड़ में आया। मान लो किसी साल में लॉस हुआ और उसकी वजह से हमारा जो एवरेज नेट प्रॉफिट है वो कम हुआ, या फिर हमारा प्रॉफिट ही बहुत कम है, 5-5 लाख रुपए कमाते हैं, तो ऐसा 50 लाख जो है उससे अप टू 50 लाख है भाई साहब। कितना? अप टू 50 लाख नेट प्रॉफिट है। तो क्या बोलना चाहते हैं? जो हमने बोला है ना कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ क्या बोलते हैं सीएसआर कमिटी, उसकी जो ऑब्लिगेशन है वो एप्लीकेबल ही नहीं है। ओ माय गॉड सर, कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट छोड़ दिया आपने। मैंने थोड़ी ना छोड़ा, बता रहा हूँ ना, यहाँ पे आया है। देखो जो सीएसआर कमिटी वो बनानी ही नहीं है आपको, अगर आपका नेट 50 लाख रुपए, बस इतना छोटा सा, आप इतना छोटा कंट्रीब्यूशन करने उसके सीएसआर कमेटी बनाने लगा। हम इतनी गरीब कंपनी यार, आप इतना से कैसे बनाने को कह रहे हो? यार ठीक है मत बनाओ सर, लेकिन हमने एक और चीज पढ़ी थी, फंक्शंस ऑफ सीएसआर कमेटी, वो कौन करेगा? तो ये देखो जो फंक्शंस ऑफ कमिटी है, कौन से? अंडर दिस सेक्शन, मतलब सेक्शन सबसेक्शन 4 में दिया गया था, फॉर्मुलेट एंड प्रिपेयर सीएसआर पॉलिसी, फिर फॉर्मुलेट एंड रिकमेंड सीएसआर पॉलिसी, रिकमेंड द अमाउंट टू बी स्पेंड एंड मॉनिटर। ये 3 चीजें कौन करेगा? शैल इन सच केस बी डिस्चार्ज बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ कंपनी। कंपनी का जो बोर्ड है उसकी जिम्मेदारी बनती है कि वो उस अमाउंट को स्पेंड करे। चलो अब हम ना कुछ और चीजें देख के एक चार्ट बनाएंगे पूरा एकदम, इतना अब तक जितना पढ़ा है ना एक ही इसमें समझ जाने का है हमको। ओके
ये डेफिनेशंस वगैरह आराम से बाद में देखते हैं। कुछ डेफिनेशंस मैंने मार्क करके रखी है, उन्हीं डेफिनेशंस को पढ़ना है। एक तो ये तो हो चुकी है, इसके बस एक साइड में लिख देना। आप लिख लेना, मैं लिख के नहीं देने वाला इसको। एकदम सिंपल भाषा में, मल्टी ईयर प्रोजेक्ट प्लस कितने साल तक चल सकता है, 3 इयर्स। और वो याद रखना 3 इयर्स कहाँ से, अगले साल से। ओके, इसके साइड में लिख देना, बस याद रहे, बहुत सिंपल चीज़ है। ओके, एक इतना चंपू सी चीज़ है जो हमें पढ़नी है, ध्यान देना। CSR कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी रूल का ही नाम है, रूल 3 ऑफ CSR पॉलिसी रूल्स। एवरी कंपनी इंक्लूडिंग उसकी होल्डिंग, सब्सिडरी एंड फॉरेन कंपनी जो भी है, जो डेफिनेशन जो एक्ट में दे वो वाली फॉरेन कंपनी having its branch office project office in India which fulfills the criteria under subsection 1 of section 135 shall comply with provision of this and this rule। मतलब क्या कहना चाहता है, सुनो, एक देखो, ये है मयूर लिमिटेड, मयूर लिमिटेड A, B और C, ये इसकी 3 सब्सिडरी, A लिमिटेड, B लिमिटेड, C लिमिटेड। अब क्या हुआ, मयूर लिमिटेड की जो CSR थी, CSR ऑब्लिगेशन थी, मयूर लिमिटेड ने फुलफिल कर दी। ऐसा ना हो कि ये बोल दे अरे पेरेंट कंपनी ने CSR कर दिया है तो हमें करने की जरूरत नहीं, ऐसा नहीं है। A लिमिटेड अगर कंडीशंस में आता है, वो 3 पड़ी थी ना, नेटवर्क, टर्नओवर और नेट प्रॉफिट की, अगर उसमें फॉल करते हो, इसने भी करना है। अगर आप फॉल करते हो, आपने करना है। अरे मैं फॉल नहीं करता हूँ यार, मैं फॉल ही नहीं करता उसमें, तो आपको करना है क्या नहीं? जिसपे वो रिक्वायरमेंट आती है हर कंपनी ने करनी, भले ही वो होल्डिंग हो, सब्सिडरी हो या कोई फॉरेन कंपनी हो, सबने करना है। गॉट इट? प्रोवाइडेड दैट नेट वर्थ, टर्नओवर, नेट प्रॉफिट ऑफ अ फॉरेन कंपनी शैल बी कंप्यूटेड, कुछ नहीं, वो अलग तरीके से प्रिपेयर करना है, सेक्शन 381 एंड 198 सब वो कंसिडर करके, उनके नेट प्रॉफिट वगैरह अलग टाइप से कंसिडर होंगे। ओके, फॉरेन कंपनी का अलग ही खेल है। अब ध्यान देना, प्रोवाइडेड फर्दर दैट, ध्यान देना, कंपनी हैविंग एनी अमाउंट इन इट्स अनस्पेंट CSR अकाउंट, जो हमने अभी पढ़ा ना, ऑनगोइंग प्रोजेक्ट होगा तो अनस्पेंट CSR अकाउंट में जाएगा पैसा। अगर आपकी कंपनी का अमाउंट अनस्पेंट CSR अकाउंट में पड़ा हुआ है, अमाउंट कोई भी पड़ा हुआ है, तो आपने शैल कॉन्स्टिट्यूट CSR कमिटी एंड कंप्लाई विद प्रोविजंस कंटेंट 2 से 6 जो भी दिए थे उनसे कंप्लाई करना है। ओके 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 सर, मतलब भले ही हमारा कुछ भी वो चीज़ है, मतलब सर 50 लाख से कम है हमारा, मतलब जो CSR कमेटी बनाने की तो ज़रूरत नहीं थी, मतलब सर, मतलब 50 लाख से कम है हमारा अमाउंट करने की, अनस्पेंट CSR अकाउंट है क्या आपका भाई साहब? अगर आपका पैसा बचा हुआ है, अनस्पेंट CSR अकाउंट है, तो मेरे दोस्त आपको मैंडेटरी है, क्या सर? मैंडेटरी है टू फॉर्म CSR कमेटी, बनानी ही पड़ेगी। अब वो कंपोजिशन कुछ भी हो सकता है। ओके, कि अगला वाला हमें एक पढ़ना है, यस, ये वाला, इसका 5.1, यस, ये वाला एक पढ़ के चार्ट बनाना है। कौन सा? सिर्फ ये वाला, बस आपको ज़्यादा रुकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कंपनी मेंशन्ड अंडर रूल 3 शैल कॉन्स्टिट्यूट CSR कमेटी। कौन सी सर रूल 3? अभी तो पढ़ के आए ना, अब भी जो पढ़ा ना हमने, सारी कंपनीज ने करना है, अगर रिक्वायरमेंट पड़ रही है तो। अनस्पेंट CSR अकाउंट अगर आपका बच चुका है, उन्होंने भी करना है। तो क्या बोल रहे हैं, उन्होंने CSR कमेटी बनानी एज पर दिस जो नीचे दिया है। ओके, अगर कोई कंपनी 135(1) में कवर्ड है, मतलब लिमिट्स में आती है, बट नॉट रिक्वायर्ड टू अपॉइंट इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, उन्होंने CSR कंपनी विदाउट सच डायरेक्टर करनी। पढ़ा था हमने, यस पढ़ा था, ऑलरेडी पढ़ा है, वापस से दिया है। ओके, प्राइवेट कंपनी हैविंग ओनली 2 डायरेक्टर ऑन बोर्ड शैल कॉन्स्टिट्यूट CSR कमिटी विद स्विच। प्राइवेट कंपनी है जिसके सिर्फ 2 ही डायरेक्टर है, उन्होंने 2 ही डायरेक्टर से करना है, सिंपल। फिर with respect to foreign company covered under this rules, CSR committee shall comprise of only 2 persons, और एक बंदा जो होगा वो 380 के हिसाब से होगा of the act, and another person shall be nominated by foreign company। वो बाकी डिटेल नहीं, ये क्या बोलना चाहते हैं, सिंपल सा याद रखो, अगर फॉरेन कंपनी है तो सिर्फ 2 लोग चाहिए, इंडिपेंडेंट कुछ नहीं, नॉर्मल चीज, समझे? अब मेरे दोस्त, आ चुका है वक्त चार्ट का। सर चार्ट का नहीं, चार्ट का मेरे दोस्त, पूरा ध्यान देना, पूरा अब तक हमने जितना पढ़ा है ना,
एक चार्ट में सम अप करते हैं, पूरा एक चार्ट में सम अप करते हैं। ओके चलो, अब सेक्शंस कहाँ से कहाँ कवर्ड बाद में देखते हैं। अब ध्यान देना, सबसे पहले CSR लिमिट्स। मैं हैंडराइटिंग पे बेस्ट ध्यान नहीं दूंगा, कोशिश करूंगा ठीक आए, लेकिन नहीं आए तो समझ जाना। 3 लिमिट है, देखो आप जैसा जैसा याद आ रहे हैं बोलते चलो। नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, नेट वर्थ और टर्नओवर। अगर आपने लिमिट्स वाला वीडियो देखा तो आपको समझा होगा मैं ऐसा क्यों लिख रहा हूँ। कम से कम कितना होना चाहिए, 5 करोड़ और 500 करोड़ और 1000 करोड़। अगर ये तीनों में से आते हो तो क्या, तो क्या सर क्या करना है? तो भाई साहब आपने देखो आगे कॉन्स्टिट्यूट CSR कमिटी। ओहो हाँ सर, राइट राइट राइट, आपने बोला था CSR कमिटी बनानी। अब ध्यान देना मेरे दोस्त, 3 केसेस बनने वाले, 3 केसेस। अभी तक हमने जितना पढ़ा है ना उसी के बेसिस पे 3 केसेस बनने हैं। कौन से सर 3 केसेस? रुको जरा सब्र करो मेरे दोस्त। 3 केस देखो, CSR कंट्रीब्यूशन जो है, CSR कंट्रीब्यूशन अप टू ₹50 लाख, जो हमने 135(9) में पढ़ा था सबसेक्शन वाले। CSR कंट्रीब्यूशन हमारा मोर देन ₹50 लाख है, या फिर अमाउंट एग्जिस्ट, अमाउंट रिमेन्ड इन, अगर हमारा कोई भी पैसा है, अमाउंट रिमेन्ड इन अनस्पेंड CSR अकाउंट, कोई भी पैसा है हमारा अनस्पेंड CSR अकाउंट में पैसा है। ओके तो ध्यान देना, बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से ध्यान देना। इस केस में वॉलंटरी है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ CSR कमिटी, और आगे भी देख लेना। इसमें जो वॉलंटरी है, जो CSR कमिटी के फंक्शंस ऑफ CSR कमिटी शैल बी हैंडल्ड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है वो हैंडल करेंगे उन फंक्शंस को। चलो अगला, अब ध्यान देना ये वाले पार्ट पे। इनको क्या है भाई साहब, मैंडेटरी है। क्या है इनको, मैंडेटरी है टू मेक द CSR कमिटी। अब मेरी बात एक बार ध्यान से सुनना, मैंडेटरी है तो हमको क्या देखना है, कंपोजिशन, कंपोजिशन देखना है मुझे। अब आप लोग याद दिलाओ कि कंपोजिशन कितना होगा। सर एक तो हमें पूरा क्लियर याद आ रहा है, नॉर्मल केस। चलो एक मिनट, नॉर्मल केस भाई साहब कितना बताओ मुझे, कम से कम 3 डायरेक्टर्स, एटलीस्ट पूरा लिख देते सर, एटलीस्ट 3 डायरेक्टर्स, और उनमें से एक 1 बीइंग इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। चलो यहाँ तक आपने सही से बता दिया। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, 3 केस ऐसे आते, 3 केस ऐसे आते जहां पे सिर्फ आपको कितने डायरेक्टर चाहिए, एक नहीं 2। चलो कौन से केसेस हैं? सबसे पहला केस जो एक्ट में पहले ही दिया था, कंपनी विच इज नॉट रिक्वायर्ड टू अपॉइंट इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट करने की जरूरत नहीं, ऐसी कंपनी। प्राइवेट कंपनी हैविंग ओनली 2 डायरेक्टर्स, ऐसी प्राइवेट कंपनी जिसके सिर्फ 2 ही डायरेक्टर्स है। या फिर फॉरेन कंपनी मेरे दोस्त, अगर आप फॉरेन कंपनी तो 2 केसेस भाई साहब। 2 केसेस नहीं सर, एक ही तो केस है। हाँ भाई साहब एक ही है, ध्यान दो। ओनली
2 डायरेक्टर्स, ज्यादा रखने तो रख सकते हो बट 2 डायरेक्टर्स चलता है। यहाँ पे कम से कम 3 होने चाहिए, यहाँ पे वैसे 2 चलते हैं। आई थिंक यहाँ तक आपको सब कुछ समझ में आ चुका होगा। अब थोड़ा सा वापस आते हैं, जो हमने CSR कमेटी बनाई, क्या बनाई हमने, CSR कमेटी, उसके कुछ काम भी तो है मेरे दोस्त, है कि नहीं? तो उसके कुछ काम हैं, उनको भी करते देख लेते मेरे दोस्त एक बार। फंक्शंस क्या है भाई साहब, CSR कमेटी के कुछ फंक्शंस हैं, तो उन फंक्शंस को अच्छे से देख लेते हैं, इसको सही से करने की कोशिश करते हैं। यस, फंक्शन सबसे पहले फॉर्मुलेट एंड रेकमेंड क्या, CSR पॉलिसी। आई होप आपको पूरी तरीके से दिख रहा है, नहीं तो एक मिनट में इसको थोड़ा साइड में करता हूँ। फॉर्मुलेट एंड रेकमेंड CSR पॉलिसी। दूसरी चीज रेकमेंड CSR एक्सपेंडिचर, कितना पैसा CSR में खर्च करना है। और तीसरा काम मॉनिटर CSR पॉलिसी। ये 3 तो काम है वैसे, अब इनके 3 ही तो काम है, राइट। फंक्शंस भी हमने देख लिए। फंक्शंस कहाँ पे पढ़े थे हमने, सबसेक्शन याद नहीं था, मत करो यार, किसने बोला सबसेक्शन याद कर देखो, मैं तो बस बोल रहा था कहाँ पे पढ़े थे, सेक्शन 135 में पढ़े थे, और क्या 135 4 में पढ़े थे, लेकिन याद रखने की जरूरत नहीं। अब चलो एक और इम्पोर्टेंट सी बात है, मुझे बताओ क्या रह गया है हमारा, कुछ तो इम्पोर्टेंट रह गया है सर। हाँ सर 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 CSR कंट्रीब्यूशन कितना होना चाहिए, CSR कंट्रीब्यूशन, सर ये कैसे बोल सकते हैं इसको, फिर अमाउंट ऑफ CSR कंट्रीब्यूशन, अमाउंट ऑफ CSR कंट्रीब्यूशन। चलो अमाउंट ऑफ CSR कंट्रीब्यूशन कितना होना चाहिए था, इसको हम रेड में ही लिखते हैं, 2% ऑफ एवरेज नेट प्रॉफिट, 2% ऑफ एवरेज नेट प्रॉफिट ऑफ 3 इमीडिएटली प्रीसीडिंग, उसको पूरा ही लिख देते हैं इमीडिएटली। सर ये क्या पूरा बोल के आपने ये क्या लिखा है, इमीडिएटली, मैं इसको PFI लिख देता हूँ, प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर्स। और ये कर लेते हैं यार, आपको याद रहेगा क्या, जितना भी डेट ऑफ इनकॉर्पोरेट, उसका पूरा नहीं लिखते, क्योंकि देखो पिछले 3 साल का, अगर 3 साल कंपनी इनकॉर्पोरेट होके हुए ही नहीं है तो 3 साल का करेंगे क्या, वो वाला पॉइंट तो आपके दिमाग में रहेगा कि 3 साल कंपनी को हुए ना, जितने साल हुए उसका 2% निकालो, तो उसको नहीं लिखते। चलो तो इसके नीचे एक पॉइंट लिख देते हैं, बस ऐसा ही एक्स्ट्रा का पॉइंट ऑरेंज में। प्रेफरेंस किस पे देना है भाई साहब, कंपनी ने प्रेफरेंस कौन से एरियाज को देना है, याद करवा मुझे, लोकल एरियाज एंड एरियाज वेयर इट ऑपरेट्स। यस 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 सर, वही, बहुत सही बहुत सही, एकदम सही। ये जो चीज़ है ना, अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर के नीचे क्यों लिखा सर, क्योंकि वही तो पैसा खर्च करना है। आई थिंक वी हैव कवर्ड वो मेन पार्ट। अभी आगे आते हैं समझने को। चलो जो हमारा फेलियर है, फेलियर टू स्पेंड CSR कंट्रीब्यूशन, CSR अमाउंट लिख देते हैं। अगर हमने CSR अमाउंट स्पेंड करने में फेल हो गए तो क्या भाई साहब, तो ध्यान देना 2 केसेस बनेंगे। सर 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 क्या बात है, 2 केसेस, कौन से 2 केसेस सर, कौन से 2 केसेस, जल्दी से बताओ। ओके ओके घाई मत करो। अमाउंट रिलेट्स टू ongoing, amount relates to ongoing project, amount does not relate to ongoing प्रोजेक्ट। ओके ओके सर समझे, 2 केसेस बनते हैं। अगर अमाउंट ऑनगोइंग प्रोजेक्ट से रिलेट करता है
या फिर अमाउंट ऑनगोइंग प्रोजेक्ट से रिलेट नहीं करता है। ओके सर, समझे। अब ध्यान देना, इसका बहुत ही सिंपल सा एक चार्ट बनेगा। चार्ट का मतलब एक ही छोटी सी टाइमलाइन है। साल खत्म हुआ, एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर, उसके हमको कितने दिन नहीं सर, महीने थे। ओके, महीने थे। कितने भाई साहब? विद इन 6 मंथ्स। कहाँ पे पैसा डालना है भाई साहब हमें? फंड स्पेसिफाइड अंडर शेड्यूल। इसको अंडर सेक्शन जैसा लिख देता हूँ, लेकिन आप पूरा लिख लेना, अंडर शेड्यूल। शेड्यूल कौन सा? 7। शेड्यूल 7 में जो फंड है उसमें आपको क्या करना है? पैसे को ट्रांसफर करना है। ट्रांसफर अमाउंट विद इन 6 मंथ, ट्रांसफर अमाउंट टू नहीं लिखते, समझ जाओगे आप। अब सर ये जो असली जो हमारा डर है उसको सॉल्व करो। क्या डर है भाई साहब, बताओ। तो ये वाला, चलो इसको भी कर लेते हैं डिटेल में। अब ध्यान देना, अब आपके दिमाग में वो तो लॉजिक बैठ चुका है कि 3 साल में उसमें रहेगा। आपने क्या करना है? एंड ऑफ FY हुआ है, साल खत्म होने के 30 डेज के अंदर अनस्पेंट CSR अकाउंट विद इन 30 डेज। 30 डेज ऑफ, इसको पूरा थोड़ा सा कर लेते हैं। विद इन 30 डेज आपने क्या करना है? पैसे को, जस्ट अ सेकेंड, विद इन 30 डेज, ऐसा विद इन 30 डेज आपने पैसे को कहा ट्रांसफर करना है? अनस्पेंट CSR अकाउंट में। अब अनस्पेंट CSR अकाउंट में आपके पास जो पैसा है, 2 चीजें करनी है आपने। सर कौन सी 2 चीजें? इसको हम ऐसे, ऐसे और ऐसे करते हैं। अमाउंट स्पेंट विद इन 3 ईयर्स। मैं विद इन वैसे लिखता हूँ, आप पूरा लिख सकते हैं, आपकी मर्जी। विद इन 3 ईयर्स अगर अमाउंट स्पेंट है तो मान लेंगे CSR डन। आपका CSR क्या हो चुका है? डन। अमाउंट नॉट स्पेंट, इसको ऐसे लिखते हैं, फेल टू स्पेंड विद इन 3 ईयर्स। अगर हम 3 साल के अंदर अंदर उसको स्पेंड करने में फेल हो गए तो क्या भाई साहब? तो ध्यान देना, साल खत्म हुआ, एंड ऑफ FY फ्रॉम, पूरा लिखना पड़ेगा 3rd ईयर से, तीसरे साल के, फ्रॉम 3rd ईयर, एंड ऑफ FY हुआ। आपने क्या करना है? विद इन 30 डेज ट्रांसफर अमाउंट कहाँ पे? टू फंड अंडर शेड्यूल 7। ओ माय गॉड सर, कितना क्लैरिटी वाला ये जो चीज आपने करवा के दी है। अरे भाई साहब, अब आते हैं, ये हमने क्या क्या कवर किया है। आपके रेफरेंस के लिए चार्ट बाद में रहेगा, तो उसके लिए लिख लेते हैं, उसमें लिख लेते हैं हमने क्या क्या कवर किया। सेक्शन 135 सबसेक्शन 1 प्लस सबसेक्शन 3 प्लस हमने किया है कौन सा? लेट मी जस्ट सी, मैंने लिख के रखे थे हमने कौन से किए थे। सबसेक्शन 5 प्लस सबसेक्शन 6 प्लस सबसेक्शन 9। इसके अलावा हमने क्या क्या किया था? रूल्स में हम रूल 2 को नहीं काउंट करेंगे, रूल 2 तो बस समझने के लिए। रूल 3 प्लस रूल 5(1), इतना हमने अब तक कवर कर लिया है। आई होप आपको यहाँ तक समझ आ चुका है, तब हम आगे बढ़ सकते हैं। सर जल्दी बढ़िए यार, आगे अब और पढ़ना है हमें। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं, समझने जाते हैं रूल 2 को और समझ लेते हैं, ताकि रूल 2 में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हमें समझनी चाहिए आगे बढ़ने से पहले। बाकी चीज़ें तो होती रहेंगी। रूल 2 को एक बार पढ़ेंगे, रूल 5 को एक बार पढ़ेंगे। ओके चलो, हमारा रूल 2 कहाँ पे गया है? जल्दी से आ जाओ रूल 2। ओके, रूल 2 में
जस्ट अ सेकेंड, मैंने कहीं पे एक लिस्ट निकाल के रखी थी कि मुझे कौन से पढ़ाने हैं, बाकी तो आप खुद से भी पढ़ सकते हो, इतने आसान है। ओके चलो, एक तो हमें ये एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स वो बाद में देखेंगे जब वो मीनिंग आएगा, जब समझना है। अभी समझ लेते हैं सीएसआर ये रूल्स क्या कहना चाहते हैं। अब हमें ये समझना जरूरी है कि हर एक्टिविटी सीएसआर नहीं होती। तो ये देखो, सीएसआर मींस एक्टिविटी अंडरटेकन बाय कंपनी as per its statutory obligation under 135 of the act in accordance with the provisions contained in this rules, but मेरे दोस्त it shall not include the following। ये बहुत जरूरी है। इसका मैं चार्ट आपको नहीं बना के देने वाला रूल्स का, रूल्स एज एन जो हमारे डेफिनेशन वाले रूल है, रूल 2 के जो भी है वो आपका होमवर्क होगा, वो आप खुद से बनाओगे। ओके बट मैं यहाँ पे समझा के जरूर दूंगा। सीएसआर में क्या क्या नहीं आता है। एक्टिविटीज अंडरटेकन इन परसुएंस ऑफ नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस बाय कंपनी। इसके नीचे का जो उसका सब रूल है वो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, मतलब प्रोवाइडेड दैट वाला पार्ट, बट इतना समझ के लो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट। कंपनी का काम ही है सोशल बिजनेस करना, उसी में वो बोल रहे नहीं हमने सीएसआर भी कर दिया है। अरे भाई साहब क्या बात है, क्यों, मतलब ऐसे क्यों कर रहे हो आप। तो ऐसा नहीं करना है। आपका जो नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में अगर आप लोगों का भला कर रहे हो तो उसको सीएसआर में नहीं, आप अलग से सीएसआर करना है जो आपके नॉर्मल बिजनेस में नहीं आता है। सिंपल। प्रोवाइडेड दैट एनी कंपनी जो कि एंगेज्ड इन R&D रिसर्च एंड डेवलप ऑफ न्यू वैक्सीन, ड्रग, मेडिकल डिवाइस इन नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। अरे हमारा नॉर्मल काम है कि ये वैक्सीन ड्रग्स वगैरह बनाना। may undertake research and development activity of new vaccine drug device related to COVID-19। जब कोविड का आया था तो उसमें इन्होंने कुछ चीजें बोली थी कि ऐसे इन 3 साल के लिए, और कुछ कंडीशंस दी थी। क्या है, सच रिसर्च एंड डेवलपमेंट शैल बी कैरिड आउट इन कोलैबोरेशन विद एनी ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑर्गेनाइजेशन इन आइटम 9 ऑफ शेड्यूल 7। शेड्यूल 7 के हिसाब से जो ऑर्गेनाइजेशन उनके साथ मिलके ही करना पड़ेगा आपको। और details of such activity shall be disclosed in annual report on CSR included in board report। बस कुछ नहीं, इतना इंपॉर्टेंट। एक ही चीज ध्यान रखनी, क्या, नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। आप इसने पार्ट के अगर नोट्स नहीं भी बनाओगे चल जाएगा, नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस याद रखना है। अगला, एक्टिविटी अंडरटेकन बाय कंपनी आउटसाइड इंडिया एक्सेप्ट फॉर ट्रेनिंग ऑफ इंडियन स्पोर्ट पर्सोनेल रिप्रेजेंटिंग एनी स्टेट और यूटी एट नेशनल लेवल और इंडिया एट इंटरनेशनल लेवल। मतलब अगर भाई साहब इतना तो ध्यान दो कि आपको सीएसआर करना है आपके देश के लिए, आपके देश का भला हो, आपके देश का डेवलपमेंट हो। ये आप भारत के बाहर जा, उधर कंपनी कम पड़ गई क्या, वो अपना देख लेंगे ना यार, क्यों, मतलब इंडिया के बाहर अगर आप कोई सीएसआर कर रहे हो तो इन आचॉल्बे वी डोंट अलाउ इट एज सीएसआर एक्सपेंडिचर अंडर दिस एक्ट, वो जो होती है। लेकिन अगर आप ट्रेनिंग दे रहे हो ऑफ इंडियन स्पोर्ट पर्सोनल को ट्रेनिंग दे रहे हो जो इंडिया को इंटरनेशनल लेवल पे रिप्रेजेंट करे, ऐसे लोगों को आप ट्रेनिंग दे रहे हो, तो भाई साहब भारत का ही भला हो रहा है, इसलिए वो चलता है। अगला, कंट्रीब्यूशन ऑफ अमाउंट टू एनी पॉलिटिकल पार्टी अंडर सेक्शन 182। हमने पढ़ा था सेक्शन 182 पॉलिटिकल पार्टी का कंट्रीब्यूशन, अगर उसमें फॉल करता है तो भाई साहब पॉलिटिकल पार्टी है यार, वो समाज का भला कर रहे हैं, उनको हम पैसा, झूठ मत बोला है, पॉलिटिकल पार्टी सारा ही समाज का भला नहीं करती, उसमें से बहुत सा पैसा पॉलिटिशियन की जेब में जाता है। यू आर जस्ट क्या कर रहे हो, यू आर जस्ट फिलिंग देयर पॉकेट्स, नहीं वो नहीं चलेगा। अगला, एक्टिविटीज बेनिफिटिंग एम्प्लॉइज, जो कि एज पर वेजेस कोड ऑफ वेजेस 2019 है, उसमें जो फॉल करता है। अगर कोई भी एक्टिविटी जो कंपनी के एम्प्लॉइज को बेनिफिट कर रही है, मतलब हम हमारे एम्प्लॉइज का भला कर रहे हैं। अरे यार तुम्हारे एम्प्लॉयज का भला समाज का भला कैसे हो गया, आपको समाज की तरफ देखना है। एम्प्लॉय का देखने में मतलब आप सिर्फ कंपनी के पास देख रहे हो, आप थोड़ा बाहर भी देखो। अगला, एक्टिविटीज सपोर्टेड बाय कंपनी ऑन स्पॉन्सरशिप बेसिस फॉर डिराइविंग मार्केटिंग बेनिफिट्स वगैरह। अरे भाई सुनो, हम जो समाज का भला कर रहे हैं, हम फ्री सैंपल बांट रहे हैं हमारी कंपनी के प्रोडक्ट्स के, ताकि बाद में जाके हम लोगों को पैसा मिले, उससे लोग आके खरीदेंगे। अरे क्यों आप ऐसे काम नहीं करोगे, मतलब स्पॉन्सरशिप करना चाहते हैं ऐसे बेसिस पे नहीं, मतलब स्पॉन्सरशिप बेसिस पे मतलब कहीं से पैसा मिल रहा है हमको और हम इधर काम कर रहे हैं। मतलब समझो ये ए लिमिटेड है, ये
CSR कर रही है लोगों का, इसको मतलब कोई तो भी ऐसा कुछ तो भी चीज देने वाली है, प्रोडक्ट या सर्विस दे रही है, इसको बी लिमिटेड से पैसा मिला है, बी लिमिटेड ने इसको क्या किया, पैसा स्पॉन्सर किया उसको कि हम मैं तेरे को पैसा देता, तू यहाँ पे मेरा मार्केटिंग कर, फुकट में दे, चलता है ऐसे भाई, वो भी नहीं आएगा। एक्टिविटीज कैरिड आउट फॉर फुलफिलमेंट ऑफ अदर स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन, मतलब सम अदर लॉ से समथिंग, उस लॉ का जो काम है हमको करना है। आप फैक्ट्रीज एक्ट में फॉलो करते हो, आपको एम्प्लॉयज जो भी रिलेटेड टू एम्प्लॉय सब कुछ आते हैं, उनका भी भला करना है। मैटरनिटी बेनिफिट में वो औरत को भी ये करना है, आपको बेनिफिट्स देने हैं, उनकी फैमिली को देना है, अगर ऐसा कुछ करना है। अरे वो तो उस एक्ट का ऑब्लिगेशन हुआ ना, वो कहाँ से CSR है? CSR शुड बी, मतलब वैसे तो हम जबरदस्ती आपको बोल रहे कि 2% देना ही है, लेकिन आपको जबरदस्ती थोड़ा फ्री विल के साथ करना है, जबरदस्ती फ्री विल के साथ करना, समझे? तो देखो कौन सी 5 एक्टिविटीज है। देखो नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में वो नहीं चलेगा, फिर इसके साथ हम इंडिया के बाहर कोई एक्टिविटी कर रहे हैं अदर देन ट्रेनिंग टू इंटरनेशनल लेवल वाले जो इंडिया के लोग हैं उनको स्पोर्ट्स के, वो नहीं। फिर पॉलिटिकल पार्टी का कॉन्ट्रीब्यूशन, बेनिफिटिंग एम्प्लॉय, ऐसी कोई एक्टिविटी जिसको कंपनी स्पॉन्सरशिप बेसिस पे मार्केटिंग बेनिफिट्स के लिए कर रही है, या फिर एक्टिविटी जो कि हमारे किसी स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन को फुलफिल करने के लिए कर रहे हैं। वो 6 चीजें नहीं आएगी इसमें। CSR कमेटी क्या है, अभी तो पढ़ क्या। इसके अलावा कौन सी डेफिनेशन करनी है हमें? नेट प्रॉफिट, यस हम तो भूल ही गए थे, नेट प्रॉफिट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन वो इतना भी कुछ डिफिकल्ट नहीं। देखो नेट प्रॉफिट मतलब नेट प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड बाय कंपनी एज पर एप्लीकेबल प्रोविजन। मतलब भाई साहब 198 हमने पढ़ा था ना सेक्शन, वो वाले, इसके साथ हमने एक्चुअल में अभी तक सेक्शन नहीं पढ़ा है, अभी ऊपर एक्सप्लेनेशन में पढ़ा था वो नेट प्रॉफिट बट शैल नॉट इंक्लूड, अभी हमने पढ़ा था ना शैल नॉट इंक्लूड समथिंग एज में भी प्रिस्क्राइब, तो ये प्रिस्क्राइब है। देखो नेमली प्रॉफिट्स अराइजिंग फ्रॉम ओवरसीज ब्रांचेस ऑफ कंपनी वेदर ऑपरेटेड एज सेपरेट कंपनी और अदरवाइज, मतलब हमारी किसी ओवरसीज, मतलब हमारी कोई ब्रांच है, मयूर लिमिटेड की बहुत सारी ब्रांचेस भाई सब अलग अलग देश में काम करती है एज यू ऑल नो, तो उनके कोई प्रॉफिट्स मेरे प्रॉफिट्स में नहीं डाले जाएंगे फॉर दिस पर्पज। इस नेट प्रॉफिट के पर्पज के लिए CSR में ओवरसीज ब्रांच की नहीं आएगी। और डिविडेंड रिसीव फ्रॉम अदर कंपनीज इन इंडिया, देखो ये बोलना चाहते हैं अगर इंडिया की अदर कंपनीज से डिविडेंड मिल रहा है, मतलब देखो ये है मयूर लिमिटेड, ये ए लिमिटेड के शेयर्स मयूर लिमिटेड ने शेयर्स खरीदे थे, कितने? 100 शेयर्स खरीदे थे। अब ये 100 शेयर्स के बदले में 100 नहीं बोल सकते इसको, 1 करोड़ शेयर्स खरीदे थे। इतनी गरीब शेयर नहीं खरीदती मयूर लिमिटेड बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट थी, 1 करोड़ शेयर खरीदे थे। उसके बदले में मयूर लिमिटेड को 10 लाख का ए लिमिटेड ने डिविडेंड दिया है। ऑफकोर्स डिविडेंड आएगा ना, अगर मैं शेयर्स खरीदूंगा डिविडेंड, तो ऐसे डिविडेंड को भी हम क्या करेंगे, नहीं काउंट करेंगे, विच आर कवर्ड अंडर एंड कंप्लाइंग प्रोविजंस ऑफ 135 ऑफ द एक्ट। ऐसी समझे, मतलब ए लिमिटेड अगर CSR का प्रोविजंस कंप्लाई करती है और उससे अगर मयूर लिमिटेड को डिविडेंड मिला है, तो भाई साहब ये जो डिविडेंड का पैसा है 10 लाख रुपए, इसमें से ऑलरेडी ए लिमिटेड ने CSR करके रखा है। समझे, लॉजिक समझना, में इस बार लॉजिक समझो, यहाँ पे जरूरत है। ए लिमिटेड पे CSR ऑब्लिगेशन आई थी, उसने क्या किया, CSR का अमाउंट स्पेंड कर दिया, मान लो 1 करोड़ का CSR था, वो स्पेंड कर दिया। मयूर लिमिटेड में ए लिमिटेड में मयूर लिमिटेड ने मान लो 1 करोड़ शेयर्स इन्वेस्ट खरीदे थे, उसके बदले में इसने 10 लाख का मुझे क्या मिला है, डिविडेंड, ₹10 लाख का डिविडेंड। अब जो कंपनी के मान लो प्रॉफिट्स थे, कुछ भी मान लो 5 करोड़ का प्रॉफिट था, उसमें से 1 करोड़ का उन्होंने क्या कर दिया CSR। अब बचे ही 4 करोड़ है, उस 4 करोड़ में से 10 लाख मयूर लिमिटेड को मिली है। समझो 4 करोड़ इज द अमाउंट आफ्टर CSR एक्सपेंडिचर बाय ए लिमिटेड, तो फिर ये 10 लाख का देखो यार, इसको हम नेट प्रॉफिट में काउंट नहीं करेंगे, ये हम नहीं देने वाले। समझे, बहुत सिंपल सा था। आई होप यू गॉट द पॉइंट। देखो प्रोवाइडेड इन केस फॉरेन कंपनी जो है उनका नेट प्रॉफिट इधर ऐसे कवर होगा, 381 और 198 के हिसाब से कवर देखा जाएगा। समझे, सिंपल सी बात है, और कुछ देखने जैसी जरूरत तो मुझे लग रही नहीं।
देखो बाकी की जो डेफिनेशन है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन वगैरह वो पढ़ लो, कुछ ज्यादा खास नहीं। सीएसआर पॉलिसी क्या होता है? स्टेटमेंट कंटेनिंग अप्रोच एंड डायरेक्शन गिवन बाय बोर्ड ऑफ अ कंपनी टेकिंग इनटू अकाउंट रिकमेंडेशन ऑफ सीएसआर कमिटी, गाइडिंग प्रिंसिपल, सिलेक्शन, इंप्लीमेंटेशन, मॉनिटरिंग ऑफ एक्टिविटीज, बहुत सारी चीजें। ओके, पब्लिक अथॉरिटी का तो ऐसी अथॉरिटी जो आरटीआई एक्ट के हिसाब से, देखो ये सब पढ़ने जैसी चीजें। अब आई थिंक हमने बहुत सारा पोर्शन कवर कर लिया। अब हम आते हैं रूल 5 में। अब देखो लेक्चर बहुत बड़ा हो रहा है, 1 घंटे से ज़्यादा, बट पढ़ना तो है हमें, और डिटेल में पढ़ना है, समझ के पढ़ना है एक एक चीज़ को, और इसके चार्ट्स तो बहुत मस्त एकदम चुम्मेश्वरी बनाना है। किधर है? चलो ये आ गया हमारा रूल 5, उसका सब रूल 2। हमने सब रूल 1 तो पढ़ा था। CSR committee shall formulate and recommend to board annual action plan in pursuance of a CSR policy which shall include the following। मतलब ध्यान देना, CSR कमेटी ने जो भी उसका बनाना है, क्या बनाना है, CSR पॉलिसी का एक एनुअल एक्शन प्लान बनाना है कि कैसे कैसे काम किया जाएगा। उसमें क्या होना चाहिए एनुअल एक्शन प्लान में? लिस्ट ऑफ CSR प्रोजेक्ट एंड प्रोग्राम अप्रूव टू बी अंडरटेकन इन एरियाज एंड सब्जेक्ट, जो भी शेड्यूल 7 का है वो, मैनर ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ सच प्रोजेक्ट एंड प्रोग्राम एज स्पेसिफाइड इन रूल 4। फिर उसके बाद में modalities of utilization of funds and implementation of schedule for the projects or program, monitoring and reporting mechanism of project, and this details of need and impact assessment if any for the projects undertaken by company। impact assessment क्या होता है? बाद में आने वाला है वो concept, वो बाद में देख लेंगे फिर से, अभी के लिए उसको let it be। तो कुछ डिटेल्स होगी एक एनुअल एक्शन प्लान। इस रूल में इतना याद रखना है हमें कि CSR कमिटी ने क्या करना है, एनुअल एक्शन प्लान, एनुअल एक्शन प्लान फॉर्मुलेट एंड रेकमेंड करना है किसको? बोर्ड को। फॉर्मुलेट रेकमेंड किया, और उसमें क्या क्या डिटेल्स आएंगी, ये कुछ डिटेल्स आएंगे जो हमने पढ़ी है, तो ज़्यादा समझने की जरूरत नहीं, बस एनुअल एक्शन प्लान में अलग अलग टाइप की डिटेल होने वाली। प्रोवाइडेड दैट बोर्ड में ऑल्टर सच प्लान एट एनी टाइम ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर। एनुअल एक्शन प्लान का वर्ड समझ रहे हो? एनुअल साल के लिए होता है, उससे ज़्यादा के लिए नहीं, अगले साल का अगले फिर से बनेगा। ओके, बदल बोर्ड के पास पावर है कि उसको चेंज कर सकती है एज पर रिकमेंडेशन ऑफ CSR कमिटी बेस्ड ऑन रीजनेबल जस्टिफिकेशन। ऑफ कोर्स चेंज कर सकती है, जरूरत पड़ा एनुअल एक्शन प्लान में कभी लगा कि ये चीज़ सही नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, फिर वैसा। आई थिंक आपको पॉइंट्स तो समझ में आ चुके होंगे जो हमने पढ़े थे अभी एनुअल एक्शन प्लान के अंदर क्या क्या होगा, कि मॉनिटरिंग रिपोर्टिंग मैकेनिज्म, मतलब CSR का हो रहा है नहीं हो रहा है उसको मॉनिटर कैसे करना है, फिर उसकी रिपोर्टिंग कैसे होगी, वो सारी चीज़ें, ऐसी कुछ चीज़ें पढ़ लेना। ओके, रूल 5 हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब आते हैं हम हमारे 135 2 के पास में। 2 कहाँ हो तुम? 2 कहाँ? अभी तक हमने जितना पढ़ा है उसके नोट्स नहीं बनने वाले, नहीं, वो आपका काम है। कुछ चीज़ें मैं आपको देना चाहता हूँ, आप उसके खुद से नोट्स बनाओ। मैं कुछ चीज़ों के इस बार देने वाला, आप कुछ कुछ बनाओ। ओके, किधर गया वो? 2 और 4 पढ़ना है सबसे पहले। बोर्ड रिपोर्ट जो है हमारी शैल डिस्क्लोज कंपोजिशन ऑफ CSR कमिटी। क्या बोल रहे हैं कि जो CSR कमिटी है उसका कंपोजिशन जो है वो आपकी बोर्ड रिपोर्ट में आना चाहिए। कि कंपोजिशन मतलब, अरे सबको तो मालूम है 3 डायरेक्टर, अरे यार समझो, कंपोजिशन बोर्ड रिपोर्ट में दिखाना मतलब कौन कौन लोग हैं उनके नाम वगैरह डिटेल्स के साथ में आपको उसमें लिख के देना है कि मिस्टर AB जो है वो इसमें है, मिस्टर BC, मिस्टर CD, ये 3 लोग हैं। ओके, ऐसा बोर्ड ऑफ एवरी कंपनी जो है शैल आफ्टर टेकिंग इनटू अकाउंट रिकमेंडेशन ऑफ CSR कमिटी अप्रूव करेगी वो पॉलिसी को। अप्रूव कौन करेगा? ऑफ कोर्स बोर्ड करेगा। एंड डिस्क्लोज द कंटेंट ऑफ पॉलिसी इन इट्स रिपोर्ट, मतलब बोर्ड रिपोर्ट में कंटेंट बताने हैं, कंपोजिशन बताना है। ऑल्सो प्लेस इट ऑन कंपनी की वेबसाइट, जो है CSR पॉलिसी है उसको वेबसाइट पे डालेगा, उसके कंटेंट्स को रिपोर्ट में डालेगा अगर कोई है वैसे। इन सच मैनर एज में भी प्रिस्क्राइब, ऑफ कोर्स प्रिस्क्राइब किया गया है इसको। इसका प्रिस्क्राइब कहाँ पे किया गया है? आई थिंक इट इज प्रिस्क्राइब्ड इन रूल 9। रूल 9 एक बार देख लेंगे, इसको हमें किसके साथ पढ़ना है? रूल 9, यस, रूल 9 और 10 देख लेते हैं हम जल्दी से। ओके, चिल्लर चिल्लर बहुत ज्यादा। देखो, डिस्प्ले ऑफ CSR एक्टिविटी ऑन वेबसाइट, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या करेंगे? मैंडेटरीली डिस्क्लोज करेंगे कंपोजिशन ऑफ CSR कमिटी एंड उसकी CSR पॉलिसी एंड प्रोजेक्ट अप्रूव्ड बाय बोर्ड ऑन देयर वेबसाइट if any for public access। simple। transfer of unspent account until fund
is specified under Schedule 7 for the purpose of this of the Act. Unspent CSR account shall be transferred by company to any fund included in Schedule 7 of the. कुछ ना, सिंपल वही है जो हमने अब तक पढ़ा, ज़्यादा टेंशन ना लो। अब हम वापस से आएंगे, 9 और 10 हमने पढ़ लिया है, इसमें कुछ खास पढ़ने जैसा था नहीं, बट हमने पढ़ लिया है। एक सेक्शन पढ़ते हैं और बाद में रूल्स देखते हैं। अब चिल्लर सा सेक्शन है, कुछ मतलब दम ही नहीं उसमें, देख लेना। आप भी बोलोगे सर पढ़ाया ही क्यों आपने, दम ही नहीं है इतना। ये हमने पढ़ लिया। इंश्योर एक्टिविटीज सीएसआर आर अंडरटेकन बाय कंपनी। इस सीएसआर की एक्टिविटीज देखेगा, कहा गया उसे ढूंढो। यस 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 135.7 वो बाद में देखते, चलो आराम से देख सकते हो। ये पेनल्टी है, पेनल्टी वाला ये देखो, सेंट्रल गवर्नमेंट में गिव्स अ जनरल एंड स्पेशल डायरेक्शन टू कंपनी क्लास ऑफ कंपनी एज इट कंसीडर नेसेसरी टू इंश्योर कंप्लायंस ऑफ प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन एंड सच कंपनी और क्लास ऑफ कंपनी शैल कंप्लाई विद डायरेक्शन। बस इतना है। सेंट्रल गवर्नमेंट की मर्जी, अगर चाहे तो कोई भी डायरेक्शन दे सकता है। डायरेक्शन ऐसा कुछ यहाँ पे स्पेसिफाई नहीं, किसी भी कंपनी को दे सकता है, देना है जो स्पेसिफिक कंपनी को देगा। बस एक बात याद रखना, ये जो क्लैरिफिकेशन है आप जाके पढ़ सकते हो। ये जो ब्लू ब्लू दिख रहा है आपकी स्क्रीन पे, आप जो पीडीएफ ओपन करोगे उस पर क्लिक करना पीडीएफ पे, और वो आप एमसीए की वेबसाइट पे जाके उधर जंप करोगे, उस लिंक पे जाके वो पढ़ लेना क्लैरिफिकेशन क्या है। यहाँ पे कुछ क्या बोल सकते हैं नोटिफिकेशन है कि आईएफएससी पब्लिक कंपनी और आईएफएससी प्राइवेट कंपनी पे सेक्शन 135 जो है वो नहीं लगेगा फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years, 5 साल तक नहीं लगेगा फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। बस कुछ और है ही नहीं इसमें। ओके अब मेरे दोस्त ध्यान देना, अभी हम पढ़ेंगे रूल 8, 9 तो पढ़ लिया है, 7 और 8 देख लेते हैं। ओके या फिर एक छोटा सा देख ही लेते हैं ये वाला इम्प्लीमेंटेशन का, कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं, इसके भी नोट्स आपने ही बनाना है। बोर्ड ने इंश्योर करना है कि सीएसआर एक्टिविटी जो भी है वो खुद से करे या फिर थ्रू। देखो एक ऑप्शन है, कंपनी कैन इम्प्लीमेंट सीएसआर बाय इटसेल्फ, खुद से करे, या फिर अपना पैसा लेके किसी स्पेसिफाइड एजेंसी को दे दे, वो अपना काम हमारी तरफ करे। स्पेसिफाइड एजेंसी कौन है, नीचे दी हुए तो देख लो। कंपनी एस्टैब्लिश अंडर सेक्शन 8 कंपनी, रजिस्टर्ड पब्लिक ट्रस्ट या फिर रजिस्टर्ड सोसाइटी जो कि एग्जेम्प्टेड है अंडर सर्टेन सेक्शंस ऑफ इनकम टैक्स एक्ट, उनको दे सकती है। देखो उसको डिटेल में नहीं पढ़ना है, वो इतना सेक्शन वेक्शन याद रखने की जरूरत है, बस इतना याद रखो बस सफिशिएंट है। कोई भी सेक्शन 8 कंपनी, रजिस्टर्ड ट्रस्ट, रजिस्टर्ड सोसाइटी जिसको गवर्नमेंट सेंट्रल या स्टेट उन्होंने बनाया है, कोई भी एंटिटी जो कि एस्टैब्लिश्ड है अंडर पार्लियामेंट का एक्ट या स्टेट लेजिस्लेचर का एक्ट, मतलब स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन। कंपनी कौन सी, सेक्शन 8 वाली, रजिस्टर्ड पब्लिक ट्रस्ट, रजिस्टर्ड सोसाइटी जो कि एग्जेम्प्टेड है अंडर सर्टेन सेक्शंस ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। एंड ऊपर तो क्या था, नॉर्मल था, यहाँ पे एंड एक और चीज है, एंड हैविंग एस्टैब्लिश्ड ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ एटलीस्ट 3 years इन सिमिलर एक्टिविटी। मतलब जिस काम को आप सीएसआर उस कंपनी को बोल रहे हो, उस ट्रस्ट को बोल रहे हो करो, वो उस काम में 3 साल से मस्त काम कर रहे हैं, ट्रैक रिकॉर्ड है सब उनका। देखो एक्सप्लेनेशन कुछ नहीं, एंटिटी का मतलब है स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन और कुछ नहीं। बस आगे देखो, बहुत सिंपल सी बात है, ध्यान से देख लेना। एवरी एंटिटी जिसको ये सब करना पड़ता है सीएसआर, हु इंटेंड्स टू अंडरटेक सीएसआर एक्टिविटी, सब रूल 1 ऊपर जो दिया गया है, रजिस्टर इटसेल्फ विद सेंट्रल गवर्नमेंट, जिसको भी सीएसआर एक्टिविटी से करनी पड़ती है, एंटिटी कवर्ड अंडर सब रूल कौन सी वैसा, शैल रजिस्टर इटसेल्फ विद सेंट्रल गवर्नमेंट बाय फाइलिंग CSR 1 इलेक्ट्रॉनिकली विद रजिस्ट्रार 1 अप्रैल 2021 से। एंटिटी कौन सी भाई साहब, ये ना रे अभी हमने 4 पढ़े ना ये सब, इनको बोल रहे हैं इन्होंने रजिस्टर करवाना है CSR 1 ROC के साथ फाइल करके। कब से, 1 अप्रैल 2021 से बाद से होता है, उसके पहले ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं। ओके आगे, CSR 1 साइन और सबमिटेड इलेक्ट्रॉनिकली होगा बाय एंटिटी एंड शैल बी वेरीफाइड डिजिटली बाय CA, मतलब CA CS CMA कोई भी कर सकता है, बट प्रैक्टिसिंग CA CS CMA होना चाहिए। अब CSR 1 फाइल होने के बाद में आपको एक CSR रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा ऑटोमेटिक जनरेशन के साथ में। फिर कंपनी भाई साहब सुनो, आप किसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को भी इंगेज कर सकते हो अपनी CSR पॉलिसी में,
डिजाइन, मॉनिटर, इवैल्यूएशन करने के लिए। ओके, कर सकते हो। फिर कंपनी में ऑल्सो कोलैबोरेट विद अदर कंपनीज, दूसरी कंपनीज के साथ मिलके भी आप मिलजुल के CSR खेल सकते हो। बोर्ड ऑफ कंपनी सेटिस्फाई करेगा इटसेल्फ विद फंड्स सो डिस्पर्स हैव बीन यूटिलाइज्ड फॉर पर्पसेस एंड वगैरह वगैरह, एंड CFO और पर्सन रिस्पॉन्सिबल शैल सर्टिफाई पर। बोर्ड क्या करेगा, अपने आप को सेटिस्फाई करेगा जिस पर्पज के लिए हमने फंड डिस्पर्स किए थे CSR के, वो पर्पज एक्चुअली हो रहा है, और इसको सर्टिफाई कौन करेगा, CFO या फिर जो भी बंदा फाइनेंशियल मैनेजमेंट करता है कंपनी का वो। अगर ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है तो बोर्ड मॉनिटर करेगा इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रोजेक्ट विद रेफरेंस टू अप्रूव टाइमलाइंस, जितने टाइम में। ऐसा नहीं है कि 3 साल मिनिमम लगेंगे भाई साहब, ऐसा क्या, 2 साल का भी ऑनगोइंग प्रोजेक्ट हो सकता है, अगर ऐसा है 1.5 साल का भी हो सकता है, तो उसी टाइमलाइन में प्रोजेक्ट हो रहा है, वो ये याद रखेगा बोर्ड। एंड ईयर वाइज अलोकेशन एंड शैल बी कॉम्पिटेंट टू मेक मॉडिफिकेशन, वो सब कर सकता है। मतलब बोर्ड ध्यान रखेगा कि टाइम पे प्रोजेक्ट हो रहा है, जिस साल के हिसाब से जितना पैसा जाना है उतना पैसा जा रहा है, और अगर उसमें मॉडिफिकेशन करने की जरूरत पड़ रही है तो मॉडिफिकेशन भी उस जो स्कीम है उसमें कर रहा है। सिंपल। नाउ अब हमको पढ़ना है 7 और 8, लेकिन उससे पहले हम एक काम करते हैं, एक छोटे से नोट्स बना लेते हैं। इसके क्या बनाएंगे, सुनो, डिस्क्लोजर्स रिलेटेड टू CSR, डिस्क्लोजर्स रिलेटेड टू CSR। अब ध्यान देना, ये 2 डिस्क्लोजर्स होंगे। एक डिस्क्लोजर होगा बोर्ड रिपोर्ट में, एक डिस्क्लोजर होगा वेबसाइट में। और देखो, मैं हर चीज शायद बराबर से ना लिख पाऊँ, बट आप समझ लेना, आप खुद से लिख देना बराबर चीजें। कंपोजिशन ऑफ CSR कमिटी, फिर इसके बाद में कंटेंट्स ऑफ CSR पॉलिसी। अगर मैं जाऊँ बोर्ड रिपोर्ट में एक्चुअल में देखूँ, भले ही यहाँ पे नहीं लिखा है, एक्चुअल में उस बोर्ड रिपोर्ट में होता है कंटेंट एनुअल रिपोर्ट ऑन CSR करके, रिपोर्ट ऑन CSR, एनुअल रिपोर्ट ऑन CSR। फिर इसके बाद में और कौन सी चीज़ थी, देखने पड़ेंगे हमको, जस्ट अ सेकेंड, लेट मी सी, कोई और चीज़ तो नहीं रह गई। ओके, मान लेते हैं कोई एक चीज़ होगी भी रह गई, अब वो आप कर लेना, मैं इतना ही करके देता हूँ आपको। हाँ यस, अभी याद आया मुझे, क्या रह गया, तो इधर एक बार लिख देता हूँ, फेलियर टू स्पेंड CSR अमाउंट विथ रीजंस, बस खत्म, अभी याद आ गया। लेकिन वेबसाइट में बताओ मेरे साथ, क्या मेरे दोस्तों, मुझे इतना बताओ, वेबसाइट पे क्या क्या दिखाना है। वेबसाइट पे 3 चीजें दिखानी, कंपोजिशन ऑफ CSR कमिटी, फिर इसके बाद में कंटेंट्स ऑफ CSR पॉलिसी, और एक चीज थी यार, पता है कुछ तो भी था, यस, प्रोजेक्ट्स अप्रूव्ड बाय बोर्ड, अप्रूव्ड बाय बोर्ड। ये हमने रूल्स वगैरह सब कुछ मिक्स करके जो पढ़ा था, प्रोजेक्ट्स अप्रूव्ड बाय बोर्ड। इसको थोड़ा नीचे लेना पड़ेगा क्योंकि ऊपर जो हमने लिखा था ये अलग है, इसके जो सेक्शन वगैरह है, सेक्शन 135 2 प्लस आई थिंक इसका 4 था, ये 4 में था, एंड इसके जो है रूल्स, रूल 9 आई थिंक, बस इतना ही था आई गेस, इतना पार्ट उसमें कवर हो जाएगा। अब आगे बढ़ते पढ़ने के लिए, जस्ट अ सेकेंड। तो रूल 7 और 8 जो है मेरे दोस्तों, रूल 7 और 8 के लिए एक सिंपल सा चार्ट बना दिया है, वहाँ जाके कितना पढ़े, इससे बेटर है यहाँ पे सिंपली पढ़ ले, क्योंकि वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सा स्टफ है। तो ये याद रखो मेरे दोस्तों, जो एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स है, देखो एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स है वो एक्सीड नहीं करने चाहिए। देखो मैं यहाँ पे जूम कर देता हूँ, आप ध्यान देना,
एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स है 5% ऑफ टोटल CSR एक्सपेंडिचर इन अ फाइनेंशियल ईयर, उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए यार। ये एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंडिचर क्या है, ओवरहेड्स क्या है, तो चलो आते हैं हम वहाँ पे, जो हमने पहले वो डेफिनेशन छोड़ दी थी, अभी एक बार एक ही बची हुई डेफिनेशन तक। इसका क्या मतलब, ओवरहेड्स मतलब एक्सपेंसेस होता है, तो एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड मतलब एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय कंपनी फॉर जनरल मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ CSR फंक्शन। बट ये ज्यादा इंपॉर्टेंट, ये तो हमें पता है, एडमिनिस्ट्रेटिव मतलब देख रेख करने के लिए क्या CSR का काम सही से हो रहा है कि नहीं, उसके लिए जो भी खर्चे हो रहे हैं वो। बट शैल नॉट इंक्लूड एक्सपेंस डायरेक्टली इनकर्ड फॉर डिजाइनिंग, इम्प्लीमेंटिंग, मॉनिटरिंग, इवेल्युएशन ऑफ CSR प्रोजेक्ट और प्रोग्राम। भाई साहब उसको एडमिनिस्ट्रेटिव कैसे बोल सकते हो, जो डायरेक्टली उसी काम के लिए लगा है वो नहीं, उसकी देखरेख के लिए, वो काम सब हो चुका है, डिसाइड हो चुका है सब कुछ, वो एक्चुअल में कर रहे हैं। जब मॉनिटरिंग की बात आ रही है तब उसका मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन जब आएगा, उसके एक्सपेंडिचर को एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स बोलते हैं। आई थिंक यू गॉट द पॉइंट। तो 5% से ज्यादा एक साल में नहीं जाना चाहिए। अगला, सरप्लस फ्रॉम एक्टिविटी। ये सरप्लस क्या है सर, एक बार इधर देख लेना, बस एक छोटा सा एग्जांपल देखो। क्या हुआ, मयूर लिमिटेड ना एक काम कर रहे थे, हम लोगों को फ्री में कुछ गुड्स बांट रहे थे, अच्छी चीज है, कोई तो भी CSR एक्टिविटी में था, ऐसे कोई तो भी गुड्स थे, वो क्या कर रहे थे, हम पब्लिक को बांट रहे थे। कुछ लोग थे थोड़े रिच काइंड ऑफ बोल लो, उनको हमारा काम अच्छा लगा कि यार ये CSR एक्टिविटी जो करे कितनी प्यारी है। मान लो इसमें से आके इन्होंने हमको 100 करोड़ का डोनेशन दिया, यार ये लो आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, तो ये क्या हुआ, CSR एक्टिविटी की वजह से हमें एक सरप्लस आया। या फिर हम फ्री में नहीं बांट रहे थे, हम 90% डिस्काउंट पे बांट रहे थे कोई तो चीज, 90% डिस्काउंट, तो इसमें से ये जो 10% की प्राइस पे कर रहे थे, ये क्या कर रहे थे, 10% की प्राइस हमें पे कर रहे थे, दैट इज ऑल्सो सरप्लस। तो हमें जो भी पैसा आ रहा है, ये चीज उस चीज को रोकने के लिए कि हम CSR एक्टिविटी कर रहे हैं लेकिन लोगों से पैसा लेके कर रहे हैं। कुछ सेंस है इस बात की कि लोगों से पैसा लेके आप CSR एक्टिविटी कर रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको CSR एक्टिविटी दिल से, कोई चीज चाहिए नहीं हमें, हम बस आपको देना चाहते हैं, आपने आज तक जो भी हमको दिया उसके रिटर्न में, दैट इज सरप्लस नहीं होना चाहिए। तो ये है एक सरप्लस। ये क्या बोल रहे हैं, सरप्लस है ना, ठीक है, हमें उससे कोई प्रॉब्लम नहीं कि आपका सरप्लस है, हमें इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है कि कोई आपका सरप्लस है मेरे दोस्त, जस्ट अ सेकेंड। लेकिन सबसे पहली बात सुनना, दैट शैल नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ योर बिजनेस प्रॉफिट, आपके बिजनेस प्रॉफिट का पार्ट नहीं होना चाहिए। मतलब क्या है, प्रॉफिट मालूम है, बस प्रॉफिट मतलब बिजनेस प्रॉफिट। आप उस सरप्लस को, जो पैसा मिल रहा है CSR एक्टिविटी की वजह से, उसको आप आपके प्रॉफिट में नहीं डालोगे। क्या करेंगे फिर सर, उसको प्रॉफिट में नहीं डालेंगे, दो चीजें करना है, ये दो ही चीजें। एक तो जो आपका अगर प्रोजेक्ट है, उसी प्रोजेक्ट, ऑनगोइंग प्रोजेक्ट वगैरह हो सकता है ना, तो जो भी पैसा मिल रहा है, मुझे 100 करोड़ का डोनेशन है, 100 करोड़ उठाए उसी प्रोजेक्ट में डाल दिए, या फिर ट्रांसफर किए विद इन 6 मंथ्स फ्रॉम द फाइनेंशियल ईयर का एंड, साल खत्म होने के 6 महीने के अंदर अनस्पेंड CSR अकाउंट में डाल दो, फिर फंड अंडर शेड्यूल 7 में डाल दो। सिंपल, सरप्लस का पैसा है, ऐसा कर सकते हो, समझे, सिंपल सा पॉइंट है, सरप्लस समझे। अब हमने एक पॉइंट पढ़ा था कि हमने 2 करोड़ की रिक्वायरमेंट थी, इससे ज्यादा स्पेंड कर दिया, डिस्टर्बेंस आ गया था एक मिनट, बट वी आर बैक। सो सेट ऑफ जो है एक्सेस CSR का, हमें पता है 2 करोड़ की रिक्वायरमेंट आ रही थी हमारे सेक्शन में, लेकिन हमने 2 करोड़ से ज्यादा ही स्पेंड कर दिया, 2 करोड़ की रिक्वायरमेंट ज्यादा स्पेंड किया, तो उस ज्यादा के अमाउंट को क्या हम सेट ऑफ कर सकते हैं, हाँ, कितना कर सकते हैं, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कितना, अप टू नेक्स्ट 3 इयर्स, मतलब अगले साल से, मतलब 3 साल, जैसा हमने पहले देखा था वैसा 3 साल तक आप क्या कर सकते हो, सेट ऑफ कर सकते हो उस पैसे को। सर 3 साल, एक बार समझा दो, ओके समझा दो, जस्ट अ सेकेंड। अप टू 3 इयर्स आप सेट ऑफ कर सकते हो, सब्जेक्ट टू कंडीशन, 2 कंडीशन, आपको बोर्ड रेजोल्यूशन से अप्रूवल चाहिए, बोर्ड का अप्रूवल मिल गया, ओके वो एक करना है, और दूसरा नॉर्मल सी चीज, बोर्ड रेजोल्यूशन लगता ही है ऐसी चीजों के लिए। दूसरा, एक्सेस अमाउंट नॉट टू इंक्लूड सरप्लस फ्रॉम CSR, जो आप कुछ एक्सेस अमाउंट बोल रहे हो आप, जो CSR का है, मान लो हमें एक्सेस अमाउंट आया था, हमने फिर से उसको CSR एक्टिविटी में डाल दिया है, एक्सेस अमाउंट आया था उसको फिर से हमने CSR एक्टिविटी में डाला है, अब उस एक्सेस अमाउंट का सेट ऑफ मांग रहे हैं, नहीं वो नहीं, जो कंपनी ने ओरिजिनली खुद का पैसा लगाया था उसका एक्सेस, वो कर सकते हो, समझे, सिंपल सा पॉइंट। अब ये सेट ऑफ जो है कैसे करेंगे, सुनो, मान लो ये है
2021 ऐसा एक साल है, इसमें हमारी वैसे तो रिक्वायरमेंट थी 2 करोड़, हमने स्पेंड किया 5 करोड़, मतलब कितना एक्सेस किया है हमने 3 CR, एक्सेस कितना हुआ हमारा 3 CR। अब देखना ये बोल रहे हैं अगले 3 साल तक हम क्या कर सकते हैं, सेट ऑफ 21, 22, 23, 24। तो ये बोल रहे सुनो ये 3 करोड़ का जो अमाउंट है ना वो अगले 3 साल तक, मान लो इस साल हमारी जो CSR रिक्वायरमेंट हमारी बन रही है 50 लाख, तो क्या रिक्वायरमेंट मुझे पूरी करनी ही पड़ेगी क्या, डिपेंड, अगर मैं खुद के 50 लाख लगा के रिक्वायरमेंट करना चाहता हूँ तो कर सकता हूँ, या फिर इन 3 करोड़ में से 50 लाख माइनस मेरी CSR रिक्वायरमेंट कितनी बची, 0, क्या किया, सेट ऑफ हो गया, इसको बोलते सेट ऑफ। अगले साल मेरी 2 करोड़ की रिक्वायरमेंट थी, कितनी, 2 करोड़ की रिक्वायरमेंट थी, अब मैंने 50 लाख स्पेंड किए, मेरे बचे कितने एक्सेस में 2.5 CR, 2 CR मैंने माइनस कर दिए 0, तो क्या हुआ था अभी 2 CR माइनस कर दिए 0 CR रिक्वायरमेंट, अभी मेरे बचे कितने 50 लाख के एक्सेस बचा है, मेरी 3 CR की इस साल अगले साल में रिक्वायरमेंट आई, मैं उसमें से 50 लाख माइनस कर सकता हूँ, बचे कितने 2.5 करोड़, तो मेरी रिक्वायरमेंट कितनी 2.5 की। ओके, सिंपली इतना ही होता है एक सेट ऑफ की कंसेप्ट। आई होप यू गॉट इट, और ये सब आपके नोट्स में नहीं मिलने वाला है लिखा हुआ, तो आई होप आप ये लिख लोगे। एक और छोटी सी कॉन्सेप्ट आने वाली है बाद में, वो भी देखेंगे, तो उससे पहले हम जाएंगे यहाँ पे और एक चीज़ जाके ज़रूर पढ़ेंगे जो मैंने इन नोट्स में इनकॉर्पोरेट नहीं किया था, ये वाला एक पॉइंट, बहुत सिंपल सा पॉइंट है। ये देखो यहाँ से अब तक हमने, ये देखो ये पहला पॉइंट है एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स का, ये सरप्लस वाला पॉइंट है, और ये सेट ऑफ वाला पॉइंट है, ये भी सेट ऑफ के ही पॉइंट है पूरा, ये इतना ये पढ़ लिया हमने 3। अभी आओ आगे, CSR अमाउंट में भी स्पेंड बाय कंपनी, अगर आपके इसको नोट्स बनाने खुद से बना लो, फॉर क्रिएशन और एक्विजिशन ऑफ कैपिटल एसेट विच शैल बी हेल्ड बाय, अगर CSR अमाउंट है आपका वो आप कैपिटल एसेट, मतलब CSR का रिलेटेड एक कैपिटल एसेट आप खरीदना या एक्वायर करना चाहते हो या बनाना चाहते हो, उसके लिए आप CSR अमाउंट स्पेंड कर रहे हो, कर सकते हो, तो उस CSR अमाउंट को किसके पास रखोगे, जो कैपिटल एसेट है वो, सॉरी कैपिटल एसेट कौन हेल्ड करेगा, तो कैपिटल एसेट कौन हेल्ड कर सकता है, सेक्शन 8 कंपनी, पब्लिक ट्रस्ट और रजिस्टर्ड सोसाइटी जिसका CSR रजिस्ट्रेशन नंबर है। ओके सुनो, हैविंग चैरिटेबल ऑब्जेक्ट तो ठीक है वो तो होगा ही, बट हैविंग CSR रजिस्ट्रेशन नंबर किसको मिलता है, CSR रजिस्ट्रेशन नंबर जो ROC के पास में CSR 1 फॉर्म फाइल करता है और उस फॉर्म को फाइल करता है बस, और ROC उसको CSR रजिस्ट्रेशन नंबर दे देता है, और क्या है। अगला, बेनिफिशियरीज ऑफ CSR प्रोजेक्ट, जिनके लिए आप CSR प्रोजेक्ट बना रहे हो वो लोग बेनिफिशियरीज, उनको जैसे कि सेल्फ हेल्प ग्रुप, कलेक्टिव एंटिटी, सेल्फ हेल्प ग्रुप पता है आपको, उन लोगों के नाम पे आप कर सकते हो, वो हेल्ड करेंगे, या फिर कोई पब्लिक अथॉरिटी, RTI वाली जो पढ़े, इसको पढ़ने की जरूरत नहीं। ओके, बाकी ये सब आप अगर आप चाहो तो इसको पूरा डिटेल में पढ़ सकते हो, लेकिन मैंने जो बताया था वो फुल है, समझ जाएगा। मेरे से बस एक शायद गलती हो सकती है, आप उसको बस देख लेना बाद में फिर से पढ़ के, ज़्यादा कुछ बड़ी बात नहीं कि वो 6 महीने के अंदर अनस्पेंड CSR में अकाउंट में है कि नहीं, वो बाद में आप देख लेना, उसको चेंज कर लेना अपने हिसाब से, बाकी तो सब कुछ सही है। बस एक लास्ट की कंसेप्ट है, इतना हमको पढ़ना है, बाकी सब एकदम मस्त है। बस आपको फंड CSR के जो होते हैं शेड्यूल 7 के क्या है वो बता दूंगा, लेक्चर खत्म। इम्पैक्ट असेसमेंट, मेरी बात सुनो, हमने CSR का प्रोजेक्ट किया, सब कुछ अच्छी बात कर ली, सोसाइटी के लिए भला कर रहे, लेकिन हमने जो एक्चुअल में प्रोजेक्ट किया है उसका सोसाइटी पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, क्या वो इम्पैक्ट पॉजिटिव है। हम कोई चीज़ कर रहे हैं, सरकार मान लो सरकार कोई पॉलिसी इंप्लीमेंट कर रहा है, तो उसकी इफेक्ट इमीडिएटली दिखते क्या, नहीं, बहुत से पॉलिसीज के होते हैं लॉन्ग टर्म इफेक्ट, आपको उसका इफेक्ट 4-5 साल बाद पता चलेगा। डीमोनेटाइजेशन करने के बाद आपको हर मतलब 5 दिन के बाद दिखेगा अरे सारा ब्लैक मनी, नहीं यार, उसको टाइम लगता है, आपको एक्चुअल में डीमोनेटाइजेशन का क्या इफेक्ट हुआ है लॉन्ग टर्म में पता चलेगा। उसी तरीके से CSR का लॉन्ग टर्म में क्या इम्पैक्ट पड़ा है वो थोड़ा देखना पड़ेगा, मतलब 1 साल बाद देखेंगे कि CSR का क्या हुआ है तो देखेंगे। तो मान लो आपकी कंपनी का अगर CSR ऑब्लिगेशन 10 करोड़ है, कम से कम ₹10 करोड़ अगर है, तो ही आपको इम्पैक्ट असेसमेंट करवाना है। थ्रू कौन करेगा, इंडिपेंडेंट एजेंसी। खुद कैसे करोगे यार, खुद का खुद ही इम्पैक्ट असेसमेंट नहीं करोगे तो ढंग से नहीं करो, इंडिपेंडेंट एजेंसी से करवाओ ऑफ। लेकिन हर चीज का नहीं करना है,
सिर्फ ऐसे CSR प्रोजेक्ट जिस पे हमने 1 करोड़ का खर्चा किया, मिनिमम 1 करोड़ का खर्चा है, उससे कम है तो मत कराओ, कोई जरूरत नहीं, उसका क्या ही इम्पैक्ट होगा, मतलब हो भी सकता है बट ना, ये सिर्फ इसलिए कि आपका पैसा आप एक्चुअल में प्रोजेक्ट में लगा रहे हो, जहाँ पे दिमाग लगा कर उड़ा नहीं रहे हो पैसा, इसलिए। तो CSR प्रोजेक्ट हैविंग 1 करोड़ एंड आगे देखना एंड विच आर कंप्लीटेड एटलीस्ट 1 ईयर प्रायर टू इम्पैक्ट स्टडी, मतलब जिस टाइम पे हम इम्पैक्ट असेसमेंट करने वाले उससे 1 साल पहले वो प्रोजेक्ट हमने कंप्लीट कर दिया था। अब उसके बाद में देखेंगे कि उसका इम्पैक्ट क्या है। ऐसा प्रोजेक्ट जो 1 करोड़ का एक्सपेंस पकड़ता हो और 1 साल पहले खत्म हुआ हो, उसी का इम्पैक्ट असेसमेंट कर पाएंगे। लेकिन सुनो, हम लोग इम्पैक्ट असेसमेंट करवाएंगे इंडिपेंडेंट एजेंसी से करवाएंगे, वैसा पैसा तो बड़ा चार्ज करेंगे वो, करने दो। तो ये क्या बोल रहे हैं, आप जो एक्सपेंडिचर ऑन इम्पैक्ट असेसमेंट है, इम्पैक्ट असेसमेंट का खर्चा जो है, मेरी बात सुनो, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स बोल के भी तो हम डाल सकते हैं शायद। तो ये देखो, एक्सपेंडिचर ऑन इम्पैक्ट असेसमेंट शैल नॉट एक्सीड, मतलब उन्होंने लिमिट है, हमने बोला इम्पैक्ट असेसमेंट कर रहे, हमने उस पर ना 100 करोड़ का खर्चा किया, क्या पागल लोग हो यार, थोड़ा तो समझो। हम इस पे लिमिट इसलिए लगा रहे कि आप जैसे लोग कुछ गड़बड़ ना कर दें। तो 2% ऑफ CSR एक्सपेंडिचर फॉर दैट फाइनेंशियल ईयर, समझे हो क्या सर, उस साल में, मतलब जिस साल का वो प्रोजेक्ट था, हमने केवल 1 साल पहले खत्म हुआ हुआ, कम से कम शायद 2 साल पहले 3 साल पहले खत्म हुआ हो, कर सकते हो ना। ये बोल रहे हैं 2% निकालना है ऑफ दैट फाइनेंशियल ईयर, जिस साल का वो प्रोजेक्ट था उसका 2%, या फिर 50 लाख जो भी हायर होगा उतना मैक्सिमम। मान लो 2% आ रहा है 1 करोड़, 1 करोड़ से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। मान लो आपका आ रहा है 20 लाख रुपए उस साल के, इसका 2%, या फिर अभी 50 लाख उससे हायर है 20 लाख से, तो वो हायर 50 लाख मैक्सिमम, उतना एक्सपेंडिचर हम चलवा लेंगे, उससे ज्यादा नहीं। देखो, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड 5%, इम्पैक्ट असेसमेंट 2% या 50 लाख, विचेवर है, तो उसको एडमिनिस्ट्रेटिव डाल लो यार, एडमिनिस्ट्रेटिव में ही डाल लो इम्पैक्ट असेसमेंट को, क्यों, समझे। बट एनीवेज, आई होप आपको ये सब समझ में आया हुआ होगा। इम्पैक्ट असेसमेंट वाला रूल कौन सा है, देखो पूरा ये CSR रिपोर्टिंग केस में है, इसमें कुछ नहीं, एक जो हमने बोला था ना पॉइंट, एनुअल रिपोर्ट ऑन CSR, वो हमने डिस्क्लोजर्स में लिखा था, वो यहाँ पे था, वो एनेक्चर 1 एनेक्चर 2 के हिसाब से होगा, वो देख लेंगे बाद में। फिर ये भी नहीं है, ये इम्पैक्ट असेसमेंट वाले पॉइंट्स है, ये 3 सिंपल इम्पैक्ट असेसमेंट अभी हमने खत्म किया, खत्म। अब आपके लिए होमवर्क होगा, आपको शेड्यूल और एनेक्चर पढ़ना है। एनेक्चर कुछ नहीं, थोड़ा बहुत पढ़ लो, आपको समझ जाएगा। फॉर फाइनेंशियल ईयर प्रायर टू फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल 2020, उससे पहले एनेक्चर 1 के हिसाब से एनुअल रिपोर्ट ऑन CSR होगी, उसके बाद में जो एनेक्चर 2 में है वो करंटली जो CSR रिपोर्ट चल रही है उसके हिसाब से होगी। ओके, मतलब समझ पा रहे होगे आप, जो अभी अगर कोई चल रही तो एनेक्चर 2 वाली चल रही है। ओके, सेम डिटेल्स है, बस आप एक बार एनेक्चर 1 एनेक्चर 2 पढ़ लो, आपको अच्छे समझ आएगा। और चलो एनेक्चर 1 मत पढ़ो, कम से कम 2 पढ़ लो एक बार बस। ओके, शेड्यूल 7, देखो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जो हमने इतने बड़े शेड्यूल 7 के फंड में डाल दो, शेड्यूल 7 के फंड डाल दो। स्वच्छ भारत कोष सेटअप बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, फिर क्लीन गंगा फंड सेटअप बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, फिर PM केयर्स फंड, PM नेशनल रिलीफ फंड, तो ये सारे होते हैं फंड सेटअप बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। कुछ नहीं, बस समझे। अब मैंने आपका काम आसान किया है, आपको पढ़ना एक बार पूरा है, बट अगर आपको सिर्फ एग्जाम पर्पज के लिए याद रखना है तो हाईलाइटेड पार्ट याद रख लो, सफिशिएंट हो जाएगा। शेड्यूल 7 का यहाँ पे है, एक्टिविटीज विच मे इंक्लूडेड बाय कंपनीज इन देयर CSR पॉलिसी रिलेटिंग टू दिस। ओके, सिंपली समझे। आई होप आपको ये पसंद आया होगा लेक्चर, बहुत ज़्यादा इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है, आप समझ पा रहे हो, अलग अलग टाइप के इतने प्यारे प्यारे चार्ट्स, इतना बड़ा PDF पूरा एक्सप्लेन किया है। ऑलमोस्ट हमें हो चुका है 1.5 घंटा ऑलमोस्ट। तो डू लाइक, कमेंट और शेयर करो, CSR सबको आता है, सबको जरूरी है। तो थैंक यू फॉर बीइंग इन दिस लेक्चर, मिलता है अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, खुश रहो और मजे में रहो मेरे दोस्त।